कथा चर्चा रेडियो प्लेबैक इंडिया। पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। भारत में गुड इवनिंग, अमेरिका में सुप्रभात। कथा चर्चा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम हैं नई वाली हिंदी के प्रसिद्ध लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के साथ। हिंदी साहित्य की बात चलती है तो अक्सर जो पहला जिक्र होता है पाठकों की कमी का ही होता है। लगता है जैसे उबैदुल्ला अलीम ने हिंदी वालों के लिए ही कहा हो, पढ़ता नहीं है अब कोई, सुनता नहीं है अब कोई, हर्फ जगा लिया तो क्या, शेर सुना लिया तो क्या। लेकिन जो ये निराशा है उसके बीच में आशा की किरणें भी हैं और ऐसी ही आशा की किरण है नई वाली हिंदी। और उसी नई वाली हिंदी के पोस्टर बॉय हैं दिव्य प्रकाश दुबे। उनकी पहली किताब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ने ही हमारी पहचान नई वाली हिंदी से कराई थी। उसके बाद तो झड़ी लग गई, मसाला चाय, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन और फिर इब्ने बतूती। इन सभी ने हिंदी साहित्य के स्टीरियोटाइप को धराशायी किया है। हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं दिव्य प्रकाश शिक्षा से इंजीनियर हैं, प्रबंधक हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी है। वे ऑडिबल पे हैं, स्टोरी टेल पे हैं, थिएटर और सिनेमा में हैं, उन्होंने शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, कविता और संगीत में हैं। उसके अलावा अमेजॉन किंडल के प्रतिष्ठित पेन टू पब्लिश कॉन्टेस्ट के निर्णायक रहे हैं। दिव्य प्रकाश हिंदी की नई पीढ़ी की उमंग और उत्साह के प्रतीक हैं। उन्होंने हिंदी के पाठक को उसकी जुबान, उसकी भाषा लौटाई है, उसकी भाषा में संवाद किया है। और उनकी हर किताब बेस्ट सेलर यूं ही तो नहीं रही है, कुछ तो खास बात है ही। स्टोरी बाजी, संडे वाली चिट्ठी, गद्य पद्य, कहानी, उपन्यास, जहां भी हम देखते हैं वो मौजूद हैं। रेडियो प्लेबैक इंडिया के साथ दिव्य प्रकाश की पहचान बहुत पुरानी है। तब हमारा नाम आवाज था। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि 27 जुलाई 2008 को आवाज के पहले पॉडकास्ट कवि सम्मेलन में दिव्य प्रकाश उपस्थित थे। उनके संगीत ग्रुप जज्बा का गीत आंगन में पंछी उनके 27वें जन्मदिन पर आवाज पर ही शाया हुआ था। आवाज पर मई 2009 में उन्होंने अपने मास्टर स्ट्रोक प्रोडक्शन के बैनर की लघु फिल्म छोटे से पंख का प्रीमियर किया था। और आज हम उनकी सबसे नई किताब इब्ने बतूती के अंश सुनने जा रहे हैं। श्रोताओं को एक बार याद दिला दूं कि रेडियो प्लेबैक इंडिया सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्थलों पर सुना जा सकता है। एक मुलाकात, बोलती कहानियां, काव्य तरंग और उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम प्रसिद्ध हुए हैं। कथा चर्चा के नाम से शुरू इस नए कार्यक्रम में आज इब्ने बतूती का पाठ दिव्य प्रकाश दुबे के साथ और उसके बाद श्रोताओं से उनकी वार्ता। अगर आपका कोई प्रश्न होगा इब्ने बतूती से संबंधित, दिव्य प्रकाश जी के बारे में, तो फिर बेझिझक उसको पूछिए। और जो बेसिक कर्टसी है, मौलिक शिष्टाचार है, उसकी हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं। जब वे बोलें तो अपना माइक भी म्यूट रखें। धन्यवाद। दिव्य प्रकाश जी, स्वागत है एक बार फिर आपका। बहुत धन्यवाद सर। और ये मतलब इतनी पूरा छोटे से पंख जब हम लोगों ने डिजिटल कैमरा से शूट की थी और अभी तक कोई नाम लेने वाला है उसका है, और इतना सुंदर लग रहा है सुन के। मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने किया भी था। और काफी मतलब मजा आ गया सर। मतलब क्या बात है, मतलब आप इतना पीछे उस कॉलेज के समय में ले गए मेरे को, जो इमेच्योर एफर्ट हम लोग इतने सारे कर रहे थे, मतलब मैं कर रहा था उस समय। काफी बहुत धन्यवाद सर। मतलब इतना अच्छा इंट्रोडक्शन जब से लिख रहा हूँ तो उससे पहली बार हुआ है। अरे धन्यवाद। स्वागत है आपका। नहीं, बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए और बातचीत के लिए। आप बताएं जो सेवा जैसे करनी है तो मैं वैसे शुरू करता हूं। ऐसा करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कोई खास बात? और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आप इब्ने बतूती का कोई अंश अगर पढ़ें अपनी आवाज़ में तो आई थिंक उसका मज़ा दूसरा ही है जी। तो अपने बारे में बस उसमें जैसे एक जो खोजबीन थी मेरी शुरू से ही, जो नॉर्मली इंटरव्यूज़ में अदरवाइज कैप्चर नहीं होता, जो मैं शायद जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं। मैं बहुत अलग अलग शहरों में रहा, छोटे छोटे शहरों में यूपी के, जो कि पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहा। और कोई भी अधिकारी अच्छा अधिकारी है या अच्छा मैनेजर है, इस चीज़ को कभी भी जज करना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, जिसका ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी होता है वो अधिकारी अच्छा होता है, और जो अच्छे मैनेजर होते हैं वो लंबे समय तक एक जगह पे रहते हैं। तो हम लोग के पिताजी का हो जाता था ट्रांसफ़र, हर जगह जाते थे, परेशान होते थे, नए दोस्त बनाते थे और लोग छूटते गए। और मैं उन जगहों पे कभी नहीं लौट पाता जहाँ पे मैंने क्रिकेट खेलना सीखा था, जहाँ पे नाली से बॉल उठाई थी। तो अभी भी जब मैं कहानियाँ लिखता हूँ, चाहे वो ऑडिबल की हो चाहे कोई भी, जब कहानी लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक हाइपोथेटिकल एक शहर है जिसमें कई सारे, हरदोई भी है, मुरादाबाद भी है, गाज़ियाबाद भी है, जिसमें गाज़ीपुर भी है, बनारस भी है। वो एक मेरे दिमाग में एक वो शहर बना हुआ है, उसका मिला जुला रूप है। तो मैं उसी को ही दोबारा जीने की कोशिश करता हूँ जहाँ मैं जा नहीं पाता।
फिर वो एक लंबी जर्नी रही बीटेक एमबीए जो रेगुलर होता है, मतलब मिडिल क्लास में अगर जो उनको टिक मार्क आइटम होते हैं जो लोगों के कि ये कर लेना चाहिए, तो जो कर लेना चाहिए वो सब कुछ मैंने सही समय पे कर लिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे। बस उसमें जो एक चीज़ नहीं होती है कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए, वो मैंने अब कर दिया है पिछले 1.5-2 साल पहले। अब मैं धीरे धीरे अब मुझे लगा कि मैं इस पे समय देना चाहिए मुझे फुल टाइम राइटिंग पे और शोज़ क्रिएट करने में, और जो अलग अलग जो मैंने सीखा है मैनेजमेंट, चाहे कॉलेज में या उसके बाद नौकरी करते हुए, तो वो अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए। जब नौकरी में था तो सेल्स मार्केटिंग कर रहा था, जब हिंदी किताबों में आया तो यहाँ पे मार्केटिंग करने लगा। तो एक चीज़ जो सीखी एक जगह वहाँ तो अप्लाई नहीं कर पाया मैं, हमेशा दूसरी जगह ही अप्लाई कर पाया उसको, तो वही कोशिश है। तो यही थोड़ा सा ये जर्नी मोटा मोटा ऐसी है, और एक जगह सेटल नहीं हुआ। और जो मुझे लगता है कि अच्छी और ख़राब बात दोनों है कि मैं बोर जल्दी हो जाता हूँ। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा। अभी फ़िलहाल लिखने पढ़ने में मज़ा आ रहा है, शोज़ बनाने में मज़ा आ रहा है, तो अभी अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद यही करते हैं कि 5 साल बाद जब हम डिस्कशन करेंगे तो कुछ और नई बातें, कुछ नई चीज़ें हो मेरे पास बताने को। और हर किताब जो मैंने लिखी, जब भी कोशिश की मैंने लिखने की, तो हमेशा मैंने एक सवाल सोचा कि ऐसा होता तो कैसा होता। वो एक व्हाट इफ करके जो एक प्रिंसिपल होता है कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। वो गालिब का भी एक शेर भी है वो कि यूँ होता तो क्या होता। तो हमेशा उसी कोशिश, उसी ऐसे ही 2-4 सवालों से मैं जूझता रहा, जिनके जवाब देने की कोशिश में किताबें बनती गईं। जैसे जब पहली किताब लिख रहा था, वो पहली इसलिए भी ज़रूरी होती थी कि पहले कदम के बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। तो मैं बहुत जैसे जो हमारी, मैं खुद पर्सनली जैसे ऐसा लड़का था, मतलब 25, 26, 27 इवन साल तक जो छोटे से पंख बनाई या कई तमाम उस समय कोशिशें हुई, मैं 27-28 साल तक फिगर आउट नहीं कर पाया था कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो अलग अलग, कभी थिएटर कर ले रहे थे, कभी कुछ कर ले रहे थे। ये पता था कि जो कॉलेज से मैं पढ़ाई करके आऊँ वो मेरे काम की नहीं है, वो मुझे कहीं लेके नहीं जा रही है। तो हमेशा ऐसे लोग जो सोसाइटी के होते थे, जो हमारे मोहल्ले के हीरो नहीं थे, जिनको कोई नहीं कहता था अरे यार वो फलाने किट्टी भैया जैसे बन जाओ, या फलाने जो हमारे बाल काटते हैं जुम्मन मियाँ जो हैं, जो जिनकी नॉलेज के आगे, जिनकी इन्फॉर्मेशन के आगे पूरा वर्ल्ड मीडिया फेल है, उनके जैसा हो जाओ। तो मैंने अपने आप को, अपनी जर्नी को उन सारे लोगों से बहुत रिलेट किया जो हमारे समाज में फेलियर कहलाते थे या सक्सेसफुल नहीं कहलाते थे। तो मुझे इसलिए मैंने वो शर्तें लागू या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो किताब में वो सारे अगर आप कैरेक्टर पीछे से जाके देखेंगे तो वो सारे वो लोग हैं जिनको हारा हुआ बोला जाता है, जो लुटे पिटे आधे अधूरे लोग हैं। और मुझे लगा कि मेरे जैसे ही तो सारे लोग होते हैं, मतलब जिनको ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए मैंने वो कहानी से वहाँ से शुरुआत की। और अभी भी जब मैं कोई किताब लिखता हूँ तो उसी सवाल से शुरुआत होती है। और इब्ने बतूती का जो सवाल मेरे मन में था वो ये था कि हमारे जो हम लोगों ने अपने माता पिता को लेके एक इमेज बनाई हुई है बहुत लार्जर देन लाइफ की, वो भगवान है, वो देवता है। हम कभी ये नहीं सोचते ना कि वो जब 20 साल के थे तो क्या वो कॉलेज बंक करते थे? क्या उनको जो पहला प्यार हुआ था क्या वही मेरी माता जी हैं? या जो मेरी माता जी को पहला प्यार हुआ था क्या वही मेरे पिताजी हैं? हम लोग उनको ना कभी ह्यूमन ट्रीट नहीं करते। हम जिसको भी देवता बना देते हैं उसको दुख और दर्द से परे कर देते हैं, उसको ऊपर रख देते हैं कि अरे ये तो झेल ही लेंगे, ये तो कर ही लेंगे। तो इब्ने बतूती कहीं ना कहीं ये कोशिश थी कि मैं ये जान पाऊँ कि एक जो कोई भी माँ है जो उसका 20 साल का बच्चा है, वो जब 20 साल की थी तो क्या वो यही होना चाहती थी जो वो है? इसी सवाल के जवाब के साथ इब्ने बतूती शुरू हुई थी। मुझे खुद नहीं पता था कि कोई भी कहानी कहाँ कैसे जाएगी, क्योंकि जब मैं लिख रहा होता हूँ, कम से कम किताबें जितनी भी मैंने लिखी है, मुझे एक शब्द, एक अगली लाइन नहीं पता होती है कि मैं क्या लिखूंगा। और वो आता जाता है जैसे वो वैसे ही है कि जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ा कुछ पहाड़ दिखता है उधर दूसरी तरफ, एक और सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर थोड़ा और दिखना शुरू होता है, फिर ऐसी सीढ़ी बढ़ती जाती है, धीरे 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 वो एक पूरी सीनरी दिखती है कहीं एंड में जाके। और कई बार बीच में जाके एकदम से डेडलॉक हो जाता है, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, पता चलता है कि आप उल्टी दिशा में थे। तो इसी सवाल के जवाब में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और इब्ने बतूती का सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल जो थॉट था वो ये था कि माँ जो कभी 20 बरस की लड़की थी, और मैंने इसीलिए शालू अवस्थी जो उसमें कैरेक्टर है, जो माता जी का कैरेक्टर है, उनको मैंने उसके 20 साल के वर्जन से देखने की कोशिश की कि अगर वो 20 साल की होती या कोई भी माँ 20 साल की होती तो क्या होता। और अगर 20 साल से आप देख रहे हैं तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि
आप उस रिश्ते को डिमीन ना करें, मतलब आप उसको मॉडर्न बनाने के चक्कर में कुछ भी ना हो जाए। तो एक डर भी था लिखने के बाद कि लोग कैसे लेंगे, जैसे कि जो एक बहुत बड़ा डर ये था जो बाद में बहुत सक्सेसफुल हुआ उसमें, जो कि वो जो उसकी माँ होती है वो आपस में वो जब बात करते हैं वो बोलती है अबे यार, और वो बच्चा जो होता है, वो जो बेटा है राघव अवस्थी, उसको बोलता है अम्मा यार। तो लखनऊ में अम्मा यार करके एक टर्म चलता है, तो मैंने उसका अम्मा यार कर दिया कि अम्मा यार बोलता है वो। तो वो बाद में बहुत लोगों ने बोला कि अरे हम भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे ये तो बड़ा ही नया है या ये है। लेकिन जब मैं लिख रहा था तो मुझे बहुत डर था कि क्या मैं यार माँ के साथ जोड़ के गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, ये चीज़ मैं कोई बहुत मॉडर्न बनाने की कोशिश में ज़्यादा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। बट वो डर जितने भी होते हैं वो पे ऑफ करते हैं, जो रिस्क है वो तो रिवॉर्ड है, तो वो अच्छा चिपका ये। तो मैं, आप लोग आगे आते हैं तो मैं इब्ने बतूती का कुछ जो हिस्सा मुझे मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, तो वो मैं सुनाता हूँ। या 1 मिनट आपको हाँ। पॉज करूंगा। तो 2-3 चीजें हैं, जैसे आपने बताया इतने शहरों में गए रहे, और ये मेरा भी अनुभव है कि जितनी जगह हम देखते हैं, जितनी दुनिया देखते हैं, उतनी हमारी आंखें खुलती हैं। और मेरे ख्याल से एक लेखक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा कि आप हर तरह का इनपुट, हर तरह के लोगों से मिलना कर पाते हैं। दूसरी बात इब्ने बतूती की जो आपने की, मुझे भी पढ़ते ही सबसे पहली जो एक कोमल फीलिंग आती है कि क्या ये जो दोस्ती का रिश्ता है, कितने घरों में ये, और मैंने देखा है कुछ घरों में ऑब्वियसली ऐसा है, लेकिन आम भारत में शायद उतना सरल नहीं है, वो सहज नहीं है। लेकिन आई थिंक हर किसी की कल्पना वही है। और मेरे ख्याल से तुम्हारी किताबों में खास बात यह है कि हर कोई उससे जुड़ जाता है, कहानी से, पात्रों से, या वो पहले से जुड़ा हुआ होता है और नहीं तो वो कम से कम जुड़ना चाहता है। ये वो स्थिति है जो अगर अभी मौजूद नहीं भी है, तो हम ये चाहते हैं कि शायद ऐसी स्थिति होती तो कितना अच्छा होता। हम लोग यहाँ से फिर शुरू करते हैं आपका कथा पाठ या उपन्यास पाठ, जो भी आप कहना चाहें। हाँ, नहीं बल्कि अगर आप लोग बताएं तो हम थोड़े सवालों के बाद भी ले लेते हैं, अगर, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद पढ़ी होगी या वो सवाल है, तो वहां से लैंड करना कहानी पे वैसे भी जा सकते हैं, अगर आप जैसे बोले मतलब वो भी कर सकते हैं। देखते हैं अगर कोई हैंड रेज करता है, नहीं तो मेरे ख्याल से कहानी पढ़ने के बाद ज्यादा थोड़ा मजा आएगा, राइट? क्योंकि जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है जी 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 उनको भी पता लगेगा नई वाली हिंदी लेखक के मुंह से कैसी सुनाई देती है। जी, तो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके जो इब्ने बतूती शब्द है ये आया कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ क्या, जैसे इब्ने बतूता जो शब्द है कि उनके लिए यूज़ होता था, जैसे जो इब्ने बतूता ने पूरी दुनिया के बहुत चक्कर लगाए और ऐसे बोलते थे पैर में चक्कर लगाओ जिसके, तो वो इब्ने बतूता हो गए, क्या वैसा करके लखनऊ में ऐसे लोग बोलते थे। इब्ने बतूता जो उर्दू शब्द है, या उसको जब हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो इसका मतलब होता है बतूता का बेटा। अगर अब इसको फीमेल अगर बनाना हो तो इसका जो सही शब्द है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड है, वो है बिन्ते बतूती, की मतलब बतूती की बेटी, ठीक है। और मुझे ना बिन्ते बतूती साउंड ही बहुत लगा कि अरे ये क्या है, तो इब्ने बतूता से मैंने अपने मन से एक इब्ने बतूती बनाया और मैंने पता किया जो एक्सपर्ट लोग हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। और जैसे मैं ज़्यादातर गलतियाँ करता हूँ, मुझे पता चला कि ये तो कोई शब्द ही नहीं है, तो मुझे खुशी भी हुई और ये भी हुआ कि नहीं यार ये तो एक नया शब्द। और इसका साउंड जो है ना, जैसे मेरा एक ही रेफरेंस पॉइंट है कि कोई भी चीज़ सही है या ख़राब है कि वो अगर साउंड सही कर रही है, अगर वो सुनाई सही पड़ रहा है, उसमें एक इंट्रीग हो रहा है। जैसे मोगैम्बो, गब्बर, मुझे लगता है हमेशा मैं इसी तराजू पे उसको तौलता हूँ कि अच्छा साउंड सही कर रहा है तो ठीक है, फिर हम देख लेंगे ग्रामेटिकल उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ऑब्वियसली नाम में चूंकि वो ग्रामर की कोई इतनी ऐसी बात नहीं आती, लेकिन फिर भी मतलब मैं जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है जो ये शब्द है, तो ये केवल क्रिएट किया हुआ एक वो है। और इब्ने बतूती, इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन भी मैंने शुरू में उसका दिया है और मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ। जो थॉट था, मैं चूंकि ऐसे पार्ट की तरीके से पार्ट नहीं करता, मैं थॉट के साथ बताता हूँ कि क्या सोच रहा था मैं और क्या चीज़ थी। तो जैसे ना हर परिवार में कुछ एक शब्द होते हैं जो वो केवल वही 5 लोग 4 लोग ही समझते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे कोई दूर के मौसा जी, उनके कोई चढ़ाने वाला उनका एक नाम होता है, या एक पिक्यूलियर वो शब्द घर में एक ही तरीके से यूज़ होते हैं, वो केवल उसी घर में होते हैं वो यूज़, दूसरे घर में वो शब्द का मतलब बदल जाता है। तो मुझे लगा कि जब हम ऐसे बना ही रहे हैं तो हम ऐसे एक शब्द को एक फैमिली को दे सकते हैं। तो पहले पेज से शुरू करता हूँ मैं इसका कि इब्ने बतूती, इस शब्द का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए आप इसको अपनी मर्जी और ज़रूरत के हिसाब से कोई भी मतलब दे सकते हैं।
कुछ सुंदर शब्द कभी शब्दकोश में जगह नहीं बना पाते, कुछ सुंदर लोग किसी कहानी का हिस्सा नहीं हो पाते, कुछ बातें किसी जगह दर्ज नहीं हो पाती, कुछ रास्ते मंजिल नहीं हो पाते। उन सभी अधूरी चीज़ों, चिट्ठियों, बातों, मुलाकातों, भावनाओं, विचारों, लोगों के नाम एक नया शब्द गढ़ना पड़ा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सहेजने वाले इस दुनिया में बस 2 लोग होते हैं। वो शब्द जो उस रिश्ते के साथ मर जाते हैं तो कई बार वही शब्द इस दुनिया को बचा लेते हैं। प्रेम में डूबे हुए लोग ही नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं, नई जगह जाने की कोशिश करते हैं। वे सैकड़ों साल से पुरानी इस दुनिया को एक नई नज़र से समझना चाहते हैं। इस दुनिया को नए शब्द शब्दकोश ने नहीं, बल्कि प्रेम में डूबे हुए लोगों ने दिए हैं। हमारा जो हिस्सा प्रेम में होता है वो कभी पुराना नहीं होता। इस दुनिया को एक नई नज़र से देख पाना ही तो प्यार है। मुझे कभी कभी ऐसा शक होता है कि जैसे कोई मुझे इब्ने बतूती नाम से पुकार रहा है, तुम कहीं आस पास लगते हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम इस कहानी में घुसते हैं कि कोई इब्ने बतूती नाम से पुकार रहा है। आपको जब आप कहानी में लैंड करते हैं, जब पहले पेज पर आपको नहीं पता कि इब्ने बतूती क्या है। और इसके बाद फिर मैं एक आगे का हिस्सा पढ़ना चाहूँगा। जो क्या होता है कि मैं जैसे हम सारे लोग एक शहर से, कई सारे शहरों की याद हमें इसलिए आती है कि हम एक पर्टिकुलर उम्र में उस शहर में थे। बॉम्बे में मैंने देखा है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं, खास करके स्ट्रगल करने या काम करने, बॉम्बे शायद दुनिया का इकलौता शहर है या कम से कम हिंदुस्तान का इकलौता शहर है जहाँ आने की लगभग सबको डेट याद रहती है कि हम किस दिन आए थे और क्या लेके आए थे। तो मुझे ना वो हमेशा शहर की ये बात बड़ी इंट्रीग करती है बॉम्बे की। या जब आप पहली बार नौकरी के लिए निकलते हो तो आपको अपना ज्वाइनिंग का डेट हमेशा याद रहता है, या आपके कॉलेज का पहले दिन की डेट आपको लगभग सबको याद रहती है, देखा है। तो ये चिट्ठी है, इसी में कई जगह चिट्ठियाँ आती हैं। तो वो एक चिट्ठी है जो कुमार आलोक, जो इसमें कैरेक्टर है जिसमें हम आगे बात करेंगे, तो वो लिखता है, इब्ने बतूत, दिल्ली आपके साथ अच्छा लगता है। इस शहर में घर बनाने का मन करता है, इसलिए नहीं कि यहाँ कुछ खास है, इसलिए कि यहाँ आप हमें पहली बार मिली थी। दिल्ली के अलावा कोई भी शहर होता तो शायद अच्छा लगता। आपको कभी किसी ने कहा नहीं ना कि आप कितनी बड़ी ड्रामेबाज हैं। कुमार आलोक, 1990। पोस्ट स्क्रिप्ट, पूरी दुनिया में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो दवा के साथ दिन में 2 बार प्रेम पत्र लिखने के लिए कहे। सब बीमारियां केवल दवा से कहाँ ठीक होती हैं। 1990 वाला दिल्ली, 20 बरस का दिल्ली। तारीख, दिन और साल भूल जाने के बाद भी हमें समय याद रहता है। हम एक चलती फिरती घड़ी हैं जिसकी बड़ी सुई मन है और छोटी सुई याद। 20 साल का कुमार आलोक नाम का वो लड़का जिसको दुनिया बदलनी थी, बोध गया कि अपने घर से कसम खाकर चला था कि यूपीएससी क्लियर कर लेगा तभी वापस आएगा। जैसे मुंबई में लोग रंगीली दुनिया के सपने लेकर आते हैं कि एक दिन मुंबई के समंदर में उनके नाम की लहर आएगी और सब कुछ बदल जाएगा, ठीक वैसे ही दिल्ली में आदमी घुसता है इस देश को चलाने के सपने के साथ। ऐसी कहावत है कि घर में एक आईएएस हो गया तो 7 पुश्तें तर जाती हैं। कुमार आलोक वही एक लड़का था जिसको यूपीएससी क्लियर करके दुनिया बदलनी थी। 20 साल की चालू अवस्थी नाम की तेज तर्रार, मुंहफट, बदतमीज, भिगो के मारने वाली लड़की जिसके कांटेक्ट में जो भी आता था उसकी दुनिया बदल जाती थी। शालू ने अभी तक अपने लिए कोई तय सपना नहीं देखा था। वो जब हिंदू कॉलेज पहुंची तब उसे पता था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनका एक लक्ष्य होता है। उसके लिए ज़िंदगी एक आसान सी कोई चीज़ थी। तो कहते हैं कि शहर की उम्र उतनी ही होती है जिस नज़र से आप उसको देखते हैं। शालू और कुमार आलोक दोनों के लिए दिल्ली की उम्र 20 साल की थी। कुमार आलोक नीली बत्ती की किसी कार को जब देखता था तो अपने आप को उसमें बैठा हुआ पाता। वैसे भी सपने 2 बार पूरे होते हैं, एक बार जब हम उसके बारे में सोच लेते हैं और दोबारा सच में। तो ये है, मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए ये हिस्सा। बाकी अगर रहेगा तो मैं आगे कुछ एक हिस्से और देख सकते हैं। और इसमें बेसिकली मैंने कोशिश ये की आपको पता चल जाए कि हम किसकी जर्नी पे जा रहे हैं, कौन है वो 2 लोग। और तीसरा कैरेक्टर रह गया एक शालू अवस्थी का बेटा इसमें, राघव नाम का, तो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। मतलब अगर आगे जब बात आती जाएगी तो मैं जवाब देता जाऊँगा। थैंक यू दिव्य। ऑडियंस से हमारा अनुरोध है हैंड रेस करें ताकि उन्हें ऊपर लाया जा सके और पूछा जा सके। सजीव, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यस दिव्य, थैंक यू। बहुत अच्छा पोर्शन तुमने रीड किया है। बहुत ही फेवरेट ये नोवेल रहा है मेरा। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई से मैंने सारी बुक्स तुम्हारी पढ़ी हैं। और कहानी संग्रह की तो बात हम थोड़ा अलग रख लेते हैं। जहाँ तक तुम्हारे नोवेल्स का सवाल है, तो जैसे अक्टूबर जंक्शन हो गया या फिर मुसाफिर कैफे हो गया, वहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी समस्याओं से भागते हुए हमें नजर आते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिव रचते हैं आगे जाके, दैट्स ओके। लेकिन वो जो समस्या सामने से आती है उसको फेस करते हुए नहीं लगते हैं। लेकिन ये जो नोवेल है, इसमें जो राघव का जो कैरेक्टर है वो
उसके सामने प्रॉब्लम आती है, वो भी एकदम शॉक हो जाता है, और हर बंदे की तरह वही भागने की कोशिश करता है इनिशियली, लेकिन वो बाद में उसको फेस करता है और उसको सॉल्व करता है, और बाकायदा बहुत एफर्ट्स लगाता है उसको सॉल्व करने में। इवन क्योंकि दूसरी तरफ से उसकी जो मदर है वो इतना ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं कर रही है उस चीज को सॉल्व करने में, बट स्टिल वो अपनी तरफ से एफर्ट्स मार रहा है। तो वो हमें देखना बहुत ही सुखद है और बहुत मैच्योर कंटेंट है ये। और टुवर्ड्स द एंड्स तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई पुरानी हिंदी क्लासिक मूवी देख रहे हैं, जिसके बहुत ही प्यारा ड्रामेटिक सा एकदम एक ऐसा एंड हो रहा है जो बहुत ही सुकून देने वाला, लाइक बंदनी जैसी किसी फिल्म को मुझे याद आती है कि एक बहुत ही मतलब फुलफिलिंग जिसे कहते हैं ना, एक थॉट आता है कि हाँ यार ये एक बहुत प्यारा एंड है इसका। तो ये जो नोवेल है ये मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत मैच्योरली आपने इसको ट्रीट किया है, जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत मैच्योरली ट्रीट किया है। तो ये आप अपने बाकी सब नोवेलों से इसको कितना अलग देखते हैं? सर बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली क्या मैं बताऊँ ना, मैं बात इसको ना मैं मैच्योरिटी के टर्म में नहीं देखता इस पूरी जर्नी को। मैं मालूम है, जैसे आपने बिल्कुल बहुत सही बात आपने पकड़ी कि मेरे कैरेक्टर ना भाग जाते हैं, और ये बात मेरे को ना, जैसे जब मैं राग दरबारी पढ़ रहा था तो जो रुपन बाबू थे, और जो मैं अगर कैरेक्टर का नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो मुझे ना हमेशा सोसाइटी में ना ऐसे लोग हमेशा मुझे अट्रैक्ट किए, चाहे वो गौतम बुद्ध हों या हमारे मोहल्ले के कोई ऐसे भैया हों, मुझे हमेशा ऐसे लोग पसंद थे जो घर छोड़ के भाग जाते थे। वो मुझे ना एक अलग सा अट्रैक्शन देते थे वो लोग। मुझे लगता था कि इसका बैकग्राउंड मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं समझा पाऊँ, क्योंकि ये चीज़ क्यों होती थी कि मुझे ना भागे हुए लोग हमेशा पसंद आते थे, क्योंकि मुझे लगता था वो लोग ज़्यादा हिम्मती लोग हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा मोहल्ला अपने जेब में रखो और मैं जा रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वर्सेस में जो लोग रह के उसमें अपना बेचारे पड़े रहते थे और उसी को एक एक दिन झेलते रहते थे, मुझे लगता था ये हीरोइक एक्ट ही नहीं है। मैं सही बताऊं, मैं ऐसे सोचता था। और दोनों लोग अपनी अपनी नज़र में, अपनी अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं हीरो होते हैं। इनफैक्ट हीरो अब जो मुझे समझ में आता है इतना पढ़ने के बाद में, कि हर आदमी को हीरो होने का मौका उसको ज़िंदगी ज़रूर देती है। 2 या 3 मौके हर किसी को लाइफ में मिलते हैं। बात यह है कि वो 2-3 मौके आप लपकते हैं या नहीं लपकते हैं, उस समय आप पीछे हटते हैं कि नहीं हटते, है ना। हर ऑर्डिनरी ज़िंदगी में वो 1-2 मौके हमेशा आते हैं। तो शुरू में जब मैं जैसे चाहे मुसाफिर कैफ़े का हीरो था या वो था, मैं खुद ना, आप देखिए मेरे अपने पैरेलल एक जर्नी है कि मैं तब नई नौकरी कर रहा था, मैं छोड़ना चाहता था रोज़ नौकरी। तो मैं अपनी फैंटेसी लिख रहा था मुसाफिर कैफ़े में कि मैं नौकरी छोड़ के ना एक कैफ़े खोलूँगा, मैं छोड़ के ये करूँगा, मैं ये करूँगा। यहाँ तक आते आते अपने बतूती तक मेरी वो जर्नी हो चुकी थी जब मैं सेटल्ड था कि अब मुझे ये लिखना है, ये करना है, और अब मैं यही करना चाहता हूँ अगले 10-20 साल शायद। तो वो कहीं ना कहीं मेरी जर्नी भी उसमें है सुपर इम्पोज्ड। और मुझे लगा कि जैसे एक वो शेखर एक जीवनी जो मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, तो उसमें पहले ही दूसरे पेज पे एक लाइन है कि जो आदमी युद्ध भूमि से पराजय से भागता है, उसे ज़िंदगी में युद्ध भूमि और पराजय तब तक मिलते रहते हैं जब तक वो टिक कर ये न जान ले कि भागना नहीं है, इसका सामना करना है। तो ये जो बात थी, ये लाइन मैंने पढ़ी थी 2003 में पहली बार, लेकिन ये समझ में आना शुरू हुई मुझे 2018 के बाद में। मुझे लगा कि नहीं, ये हर हीरो नहीं भाग सकता, ये राघव नहीं भाग सकता। राघव तो वैसे भी भाग के जा ही रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे राघव को जो मोटिवेशन आता है कहानी में, वो राघव से नहीं आता, वो एक लड़की है उसमें निशा नाम की, उससे आता है। वो एक फैक्टर मैं लेके आया उसमें, क्योंकि राघव मैं था ना, जब मैं बना रहा था तो मैं सबसे ज़्यादा क्लोजली राघव से एसोसिएटेड था, और मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं भगा ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो राघव को कैसे चमकेगा, एक दिन सपने में तो नहीं आ जाएगा। तो एक फीमेल और कैरेक्टर आता है जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उससे ज़्यादा मैच्योर है, और वो बोलती है ना कि इनफैक्ट ये बड़ा सही उसमें जो मुझे लगा, जो बाद में पता नहीं कैसे आ गया मेरे दिमाग में, कि राघव इनसिक्योर होता है जब एक दूसरा बंदा उसकी ज़िंदगी में आता है उसकी माँ के। ये इमेज बड़ी अभी नई है ना, कि आप अपने सामने अपनी माताजी को किसी से मिलने जा रही हैं आप, और आप कंफर्टेबल हो पाओ। ये बड़ा ऐसा थॉट है कि जो हम लोगों ने सोचा नहीं है शायद। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि मेरे पिताजी के तो बहुत दोस्त आए घर पे, बचपन से हम लोग देख रहे हैं, उनके कोई हॉस्टल का दोस्त है, कोई उनकी पहली पोस्टिंग का दोस्त है। आज तक मेरी माता जी के कोई कॉलेज का दोस्त तो नहीं आया घर, और ऐसा नहीं कि उसमें गलत है, मेरे पिताजी कुछ मना कर देते हैं, क्योंकि वो छूट गए लोग ना, वो वैसा रहा ही नहीं। उनकी एक आध सहेलियों की शादी में हम गए, उनकी बच्चियों की शादी में या उसमें, लेकिन उनके कॉलेज का कोई लड़का ही नहीं पढ़ता था उनके कॉलेज में। ऐसा कैसे हुआ कि कुछ नहीं
वो उन्होंने कब कॉलेज किया? 70s में कॉलेज किया है, लेट 75, 76, 77 उस तरीके का। तो क्या उस समय कोई था नहीं। तो ये इमेज जो था उसको पकड़ने के लिए, जैसे जो मुझे लगा कहीं तो मैं रुक के इसका सामना किया जाए, तो ये जर्नी, और मैं लाइफ में भी शायद मैं उसी तरीके से प्लेस था। ये कहानी शायद मैं 2013 में नहीं लिख पाता, और क्योंकि मैं तब फेस नहीं करना चाहता था, मैं भागना चाहता था। तो कहीं ना कहीं वो मेरी भी जर्नी रही है इसके साथ में, और इस वजह से ऐसा हुआ है। और उसी को शायद मैं 2013 में मैं मैच्योर, उसको उतना शायद मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैच्योर नहीं था उस लिहाज से। जैसे हर आप किताब जो लिख रहे हो या कोई भी आप काम कर रहे हैं, पूरे लाइफ की सेटिंग में आप उस उम्र में जाके उस काम के लिए तैयार होते हैं ना। और जो दूसरी एक गाइडिंग फिलॉसफी मेरी हमेशा से रही है, चाहे मैं हिंदी में कोई काम किया या मैंने कहीं पे किया, एक वो मजाज साहब का शेर है जो मैंने किताब में एंड में मेंशन भी किया है। ये फिलॉसफी मेरी 2012-13 उससे भी पहले से रही है कि वो ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। तो मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम लगता है एज अ राइटर, कि थोड़ी बहुत हम कोशिश कर पाएँ। कुछ नहीं बदलेगा ये मुझे पता है, मतलब मैं उतना ही हम्बल भी हूँ उस चीज़ को लेकर कि मुझे पता है मेरे लिखने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मैं कम से कम एक हवाई गोले तो बरसाऊं जिस पे ज़मीन पे कुछ शायद हवा हिले, थोड़ी सी कुछ हलचल हो। क्योंकि मैं एज अ राइटर मुझे मालूम है कि मेरे लिखने से समाज नहीं बदलने वाला, लेकिन हाँ, मेरा काम हवाई गोले बरसाने का। मैं शायद एक आदमी का, किसी का दिमाग थोड़ा सा बदल पाऊँ, कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ हिट कर पाऊँ, किसी बच्चे को जो 20 साल का मैं कुछ कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस किताब की, जो तारीफ तो एक तरफ है, मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी एक ही चीज़ की हुई, जो एक कांस्टेंट जो फीडबैक आया मुझे कई सारे लोगों ने हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां भेजी, और उसमें 90% चिट्ठियों में एक चीज़ कॉमन थी कि लोगों ने ये बताया, लड़कों ने, लड़कियों ने, कई लोगों की मम्मी लोगों ने चिट्ठियां भेजी मेरे को, कि उन्होंने पहली बार अपनी 20 साल की, 18 साल की उम्र की कोई बात अपने बच्चे को बताई, एक वो हिस्सा शेयर किया जो उनके अंदर था लेकिन वो भूल गए थे, है ना। तो ये चीज़ मुझे लिखते समय ये नहीं आइडिया था कि मैं ये हो जाएगा। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी भी वो चिट्ठियों को ना, कई बार मैं अपने बहुत सारे काम को ऐसे देखता हूँ, ये सोच के नहीं कर सकता था मैं, मतलब ये मैंने ये सोचा नहीं था, मैं ये चीज़ें हो जाती। देखिए, मैं मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या ऐसा आप लिख, कोई ऐसी चीज़ मैं आज की डेट में लिख दूंगा कि जिसमें कोई आदमी लोग ऐसे चिट्ठी लिखें और ऐसे पहुँचे, मैं शायद अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ कि मैं ये जान पाऊँ। ये चीज़ें ये हो गई, फ्लूक में हो गई शायद, मेरे से लगता है। और मैं ये करना, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा आफ्टर इफेक्ट होगा उसका, क्योंकि मेरे दिमाग में ना केवल एक औरत थी, मतलब मैं अपनी माता जी को देख के कर रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, वो कैसे वो करेंगी, क्या वो इसको सही से लेंगी, क्या वो करें। और मेरे लिए वो भी मेरी माता जी, जब मैं बोल रहा हूँ तो इस माता जी की एक रेफरेंस इमेज है, मतलब मैं एग्जैक्ट अपनी माँ को नहीं बोल रहा हूँ। उस एक कोई 45 साल की औरत को ऐसा कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे बिहेव करेगी, और क्या उसके पास कोई ऐसी बात होगी। तो वो यूनिवर्सल सच है कि हमारी माओ पे हमने इतना दबाव डाला है कि वो बता ही नहीं पाई कभी कि हाँ ऐसा था, उन्होंने कभी कॉलेज बंक किया था, उनकी भी जिंदगी में कोई था। और तो ये था सर, मतलब अब मैं इसका सही जवाब क्या है मुझे नहीं मालूम। नहीं, थैंक यू दिव्य प्रकाश। आई थिंक सबसे पहले तो ये कैंडिड बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि इस छोटी सी बात में मुझे लगता है तुमने लेखन के बहुत सारे सूत्र दे दिए हैं, खासकर हमारी ऑडियंस में जो लोग सचमुच लेखन की ओर जुड़ना चाहते हैं, मुड़ना चाहते हैं। तो ये अनुभव की बात की कहानियाँ होती हैं और लंबे समय तक अधूरी रह सकती हैं जब तक आपके पास वो अनुभव या वो उम्र नहीं है। हर चीज़ एक समय पे पकती है, वही उसकी मैच्योरिटी की एज है और वो होता है। तो अभी हमारे पास कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं। अर्पित काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं एक सवाल का, अगर इजाज़त हो तो उनको मंच पे लाते हैं। अर्पित, आप पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल है, मान लीजिए कि अगर आप सालों अवस्था की जगह होते तो बचा हुआ जीवन आप किसके साथ बिताते? प्रोफेसर के साथ या कुमार आलोक के साथ? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। और ये ऐसा सवाल है, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये एक्चुअली मैं आखिरी दिन तक सोचता रहा कि अगर मैं सही में होता तो वो किसके साथ बिताता। लेकिन इसमें ना मैंने बहुत सारे जो किताबें जिन्होंने पढ़ी उनसे सवाल पूछा खुद कि आप किसके साथ बिताते हैं और क्या करते हैं। तो इसके ना दो जवाब हैं, जो और दोनों जवाब सही हैं। मैं बताता हूँ आपको क्यों दोनों जवाब सही हैं। अगर देखिए इस पूरे सिलसिले को इमोशन की तरह देखा जाए,
है ना। इस किताब में एक सीन ऐसा आता है कि जब राघव जो है वो जो प्रोफेसर है बंगाली उनके घर जाता है, वो साथ में फोटो देख रहे हैं और प्रोफेसर की पुरानी फोटो है पूरी दुनिया घूमे हुए, और वो माता जी उसकी शालू बहुत नाराज है उससे, और वो बैठते हैं वहां पे, वो गले मिलते हैं और चलने से पहले वो एक बात बोलता है कि कभी ना कभी घर छोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसी बात जो मुझे हल्की फुल्की याद है। उस मोमेंट में ना, उस जो वो मोमेंट था वहां पे राघव और जो प्रोफेसर हैं वो एक तरीके से साथी हो जाते हैं। वो बाप नहीं होता लेकिन वो साथी हो जाता है वहां पे। और कुमार आलोक क्या है कि एक एनिग्मा, एक पहेली है ना। सेम आप शालू की लाइफ में आप देखो, एक तरफ प्रोफेसर है, उसके पास ऑप्शन क्या है कि एक तरफ ऐसा प्रोफेसर है जो उसके बेटे के कॉलेज में उसके प्रोफेसर का दोस्त है, उसकी मदद कर सकता है, उसके वीक टाइम में उसके साथ खड़ा है, चाहे वो स्टेशन आना है, चाहे जाना है, चाहे सब कुछ है। और एक तरफ कुमार आलोक है जो अभी भी जीवन में कहीं अलग तरीके से प्लेस्ड है, वो सक्सेसफुल होगा, वो सब कुछ है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप दुख में होते हैं, जो आप आंसू बहाते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि आपके आंसू सबसे सही आदमी पोंछ रहा है। बात यह है कि कोई वहां पे है पोंछने के लिए। वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी न भी हो तो चलेगा, बस वहां पे होना चाहिए, रुमाल लेके कोई हो, वो कंधा हो। और वैसे किसी भी मोमेंट पे कुमार आलोक नहीं था। तो इसके दो जवाब ऐसे हैं कि जब आप इमोशनली सोचते हो, तो जब 20 साल का होकर सोचोगे तो आपको लगेगा कि आप कुमार आलोक के साथ जाओगे, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे, इसमें लॉजिक लगाओगे, तो बंगाली के साथ शालू को रहना चाहिए। और इस चीज़ में आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने ये सोचा है कि मैं इस किताब का कभी ना कभी सेकंड पार्ट लिखूंगा, और सेकंड पार्ट में कुमार आलोक की जर्नी होगी, जो जस्टिस नहीं हो पाया, जो मुझे पर्सनली लगता है कि उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं हो पाया। तो सेकंड पार्ट में कुमार आलोक की जर्नी रहेगी, और थर्ड पार्ट अगर कभी गलती से लिखूंगा तो वो वहां से शुरू होगा जहां पे इब्ने बतूती खत्म होती है, उस एयरपोर्ट वाले पॉइंट से। थैंक यू दिव्य। और सत्यजीत जी हमारे बीच हैं। सत्यजीत जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, डीपी भैया को भी नमस्कार। कुछ ऐसे खास है नहीं, मैं पूछूं, मुझे पता नहीं था कि मौका मिल जाएगा कि बात करने का। मैंने देखे इतने सारे लोग हैं, मैं तो बस ऐसे ही सुन रहा था, डीपी भैया कह रहे हैं इतने तो बस एक ही सवाल पूछूंगा। आप किसके साथ जाते हैं शालू, बस बंगाली के साथ या उसके साथ? यही बता दीजिए आप। अगर मैं सच बताऊं तो अभी तक इब्न तैमीया मैंने ये आपकी ये वाली किताब नहीं पढ़ी, तो चलिए कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा। आप सवाल नहीं, अरे कोई ऐसी माफी वाली बात नहीं, ऐसा कौन सा अमृत बांट रहे हैं हम। नहीं, आपके जो मैं मिनाल भैया के थ्रू से आपसे जुड़ा हूँ, तो जी मिनाल जी की मैंने ओगर पढ़ी, और यार जादूगर ऑर्डर नहीं कर पाया, लेकिन जल्दी शायद जब मैं कर लूँ कभी जब मौका मिलेगा। तो मैं बस यही पूछूंगा आपसे डीपी भैया कि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रही आप बताइए। बताइए। जी, आप एज ए लेखक और आपके जितने भी अभी तक के पर्सनल जर्नीज हैं, तो उसके हिसाब से आप जिंदगी को अगर कुछ चंद शब्दों में कहना हो तो क्या कहेंगे? बस यही सवाल करूँ। इसके लिए तो मैंने 5 किताबें लिख दी इसके बाद भी ये सवाल रह गया। मुसाफिर कैफे थोड़ा सा बहुत अच्छा, बस मैं क्या हूँ नहीं, मुझे एक ही चीज़ लगती है, और स्पेशली कोरोना के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ, जिसमें मेरे बैच के कई सारे लोगों की डेथ हुई, और एकदम से एक वो हिट करती है ना रियलिटी। जैसे वो मेरे को अब जब महाभारत में वो यक्ष प्रश्न थे ना, जब हम पहले पढ़ते तो वो युधिष्ठिर से पूछता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर उसको जवाब देते हैं कि भाई रोज यहाँ पे लोग मर रहे हैं और फिर भी आदमी सोचता है कि हम हमेशा रहेंगे। डबल हो रही है, आप म्यूट कर लो सत्यजीत, आवाज़ मेरे को डबल आ रही है। हाँ,
तो वो जो युधिष्ठिर से वो यक्ष पूछता है ना ये सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है, तो युधिष्ठिर बताते हैं कि रोज यहाँ पे लोग मर रहे हैं फिर भी लोगों को ये लगता है कि हम हमेशा रहने वाले हैं। तो स्पेशली कोरोना जो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की और जो मुझे काफ़ी हिट की उस कोरोना और वो पिछले उस दौर में जब इरफान खान साहब की डेथ हुई और मेरे पास बहुत मौके थे ज़िंदगी में उनसे मिल पाने के। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त लोग थे, किस्मत मेरी अच्छी है कि जो उनके सीधे घर जाते थे, उनसे सीधे उनकी बातचीत थी और मैंने सोचा ये करेंगे कभी होगा, कभी मिलेंगे, कभी वो होगा, और मैं नहीं मिल पाया, मैं एक भी बार नहीं मिल पाया। और मुझे तब से ये लगा, मतलब मैं मिल के शायद उनको यही बोलता, अरे सर बिग फैन है ना, मतलब इससे ज़्यादा तो आप इरफान साहब के सामने आप क्या बोलोगे तारीफ में, जितनी हज़ार तरीके से चीज़ें बोली जा सकती हैं आप बोल चुके हो। बट मेरे को ये हिट किया बहुत ज़्यादा ये चीज़ कि अब मैं जब से वो हुआ, मैं किसी का भी, चाहे वो कोई नया राइटर हो या कोई छोटा फिल्म मेकर हो या कोई बहुत बड़े फिल्म मेकर हो या कोई भी जिनका काम मुझे टच करता है अक्रॉस फील्ड, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उनको पर्सनली वो चीज़ बता पाऊँ कि इस चीज़ ने मुझे टच किया है और ये बहुत अच्छी है और इससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एज अ राइटर या एज अ ह्यूमन बीइंग ना, हम लोग अगर आप उसको एनालाइज करो मैथ्स की तरीके से ज़िंदगी को ना, तो हमारी जो औकात है, मतलब औकात थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, मतलब नहीं यूज़ करना चाहिए सही टर्म, बट मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम सही में इतने छोटे हैं इस पूरी दुनिया के लैंडस्केप में कि जैसे मान लीजिए एवरेज अगर 60 से 70 साल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की 65 या 67 है, तो उस लिहाज से और जब तक धरती बनी है जब से आज तक, तो हमारी जो ओवरऑल जो वैल्यू है उस समय की, वो हार्डली 2.5-3 मिनट 4 मिनट की कैलकुलेशन आएगी। हम 3 मिनट 4 मिनट के लिए हैं इस धरती पे और हम उसमें और मतलब सिवाय जलने कुढ़ने और दूसरे को पीछे करने की बजाय ना, हम वो काम कर सकते हैं जो एक छोटे से दिए का होता है कि हम थोड़ी देर के लिए जब जले ना तो थोड़ा सा उजाला करें। हम जिस हिस्से में, दिए को पूरी दुनिया का अंधेरा नहीं मिटाना होता ना, उसको जिस हिस्से में जल रहा है बस वहाँ का थोड़ा सा अंधेरा मिट जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही इतना ही मुझे समझ में आया है कि हम अपने हिस्से की दुनिया बदलने की कोशिश करें, जो भी विधि, जो भी हथियार, जो भी तरीके हमारे पास हैं, उसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं। मतलब मुझे तो नहीं समझ में आई कोई बात और इसके अलावा। थैंक यू दिव्या, आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दिए का जो आपने उदाहरण दिया। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के, और मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सोचता हूँ जीवन में। आपने जो वो धरती वाली बात कही ना, बचपन में कहते थे ना कि धरती घूमती है, तब सवाल होता था कि अगर धरती घूमती है तो हम क्यों नहीं घूमते। तो तब जाके रियलाइजेशन हुआ कि इस धरती के अस्तित्व और हमारे अस्तित्व में इतना दूरी है कि हम कभी उसका घूर्णन समझ ही नहीं पाए और हम भाग दौड़ में बस लगे रहे ऐसे। बाकी मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी जो डेली पोस्ट होते हैं वो अगर मूड खराब भी होते तो थोड़ा सा उससे मूड को अच्छा लग जाता है, अच्छा लगता है, एक हौसला मिल जाता है कि फिर से लड़ते हैं, लड़ने के लिए हथियार फिर से ले लेते हैं। बहुत इसी तरह की। थैंक यू सर जी, शुक्रिया। और दिव्य प्रकाश एक लेस नोन शायर हमारे समय के हैं, उनका एक 2 लाइनें हैं। बात तो आपकी सही है, ये थोड़ा करने से सब नहीं होता, फिर भी इतना तो मैं कहूँगा ही, कुछ न करने से कुछ नहीं होता। तो दिए वाली बात ऑब्वियसली अगर हम लोग अपनी अपनी परिधि को पहचाने, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और उसमें जितना भी कुछ कर सकते हैं। अभी आनंद राज हैं हमारे बीच, और आनंद जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम सर, दिव्या सर। हेलो। हाँ जी, बताओ क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। मैं पहले तो बताऊं कि मैं मतलब शायद मैं मतलब इवनी बतूती कि शायद पहले पाठकों में से था। हाँ, तभी आपसे फोन पे भी बात हुई थी मेरी ना। बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर मैंने पढ़ के किया था। तो एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर मतलब बहुत सारा लेखन होता है, जैसे एक लेखन होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, एक लेखन होता है जो वर्तमान की घटनाओं को 10 का 10 उठा के लिख देना, जिससे अखबारी लेखन भी कहा जाता है। सर आपने सच में बीड़ा उठाया है कि मैं सारे जो मुद्दे उठाऊंगा वो प्रोग्रेसिव मुद्दे उठाऊंगा, ऐसे मुद्दे उठाऊंगा जिसपे एक नॉर्मल पीपल एक्चुअली सोच भी ना पाए और मैं उसको कहूंगा कि तुम सोचो इस पर बैठ के। मुझे ऐसा लगता है। और एक जवाब मैं
और देना चाहूंगा। वो एक सवाल था कि सालू किसके साथ जाती, तो मुझे लगता है सर कि सालू का अब जाना मैटर ही नहीं करता सर। वो जो सालू का सर दायरा था ना जिसमें वो बंधी हुई थी, अगर वो दायरा टूट जाता है एक दफा ना सर, तो फिर वो किसके साथ जाती है पड़ता। और मुझे लगता है क्योंकि अगर वो दोनों ना होते तो शायद अगर दायरा टूटेगा शायद कोई और जिंदगी में नया आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। बाकी नहीं, बहुत बढ़िया। ये शालू वाली बात बिल्कुल सही है आपकी, ये मुझे भी ऐसा ही लगता है इसमें कि ऐसा भी एक उसका एक जवाब उसका ये भी है कि वो किसी के साथ नहीं जाती शायद। लेकिन वो ना एक बार अब देखते हैं आगे, जब कभी लिखूंगा, अभी तो नहीं लिखने का मूड है, मतलब अभी आगे 1-2 साल बाद कभी सोचूंगा कि उसमें आगे लिखना, तब देखेंगे कि क्या, तब हो सकता है शायद थोड़ी और मेच्योरिटी आ जाए, मैं सही से जवाब दे पाऊँ उसका। और बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप पहली बात रहेगी सर, पहली बात रहेगी वो जो प्रोग्रेसिवनेस है। हाँ, वो जो मतलब कि जैसे नहीं, हाँ, अच्छा, नहीं, करेक्ट। तो उस पे मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने बीच में एक सीरीज आई थी क्वींस गैम्बिट, अगर आप लोगों में से जो भी सुन रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे है वो, और वो आपको देखनी चाहिए। वो बड़ी कमाल की। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो एक बड़ी कमाल की सीरीज है जो क्वींस गैम्बिट नाम है उसका। क्वींस गैम्बिट के जो राइटर थे, जो नॉवेल है वो 1983 में आया था, और इसके राइटर ने टोटल जिंदगी में 6 किताबें लिखी। 3 किताबें 1983 माइनस 17 साल था, मतलब उस समय उन्होंने लिखी थी, और बहुत पॉपुलर हो गए। वो छोड़ के चेस खेलने लगे वहाँ के क्लब्स में, और केवल पीते थे और चेस खेलते थे, और जीतने वीतने लगे। और उसके बाद उन्होंने 1983 में उनकी 2 किताबें आई, और एक 84 में उनकी शायद डेथ हो गई। उसके 37 साल बाद क्वींस गैम्बिट बना। तो क्वींस गैम्बिट जिन्होंने बनाया, उनके शोरनर जो है उनका नाम है स्कॉट फ्रैंक। तो स्कॉट फ्रैंक ने एक इंटरव्यू में बात बोली जो मैं बहुत मुतासिर हुआ उस बात से। मैं इतना घुमा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरा, चूंकि शौक है मेरा कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए कि ऐसी जानकारी की इतने दिन लगते हैं कोई किताब को बनने में, वो राइटर रहता भी नहीं है, उसके बाद चीज़ें होती हैं। और नेटफ्लिक्स पर सबसे बड़ा शो हुआ वो पिछले साल का, और कितने लोगों ने चेस सीखना शुरू कर दिया शो में। तो स्कॉट फ्रैंक ने एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ये कहानी क्यों चुनी? चेस तो बहुत भी विजुअली अपीलिंग नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है उस कहानी में ऐसा। तो स्कॉट फ्रैंक ने ये बोला कि एज अ राइटर, एज अ शो क्रिएटर, मेरी जिम्मेदारी सवाल उठाने की है, और खास करके वो सवाल जो पूरी मीडिया, जो पूरा का पूरा अखबार, वो जो इन जनरल लोग नहीं उठा रहे। और मैं इस बात से बहुत रिलेट करता हूँ। मुझे लगा कि ये तो कितनी सही बात है कि मैं भी ये सोचता हूँ कि हमारा काम एज अ राइटर वो सवाल पूछने का है जो कोई भी नहीं पूछ रहा, या वो सवाल पूछने का है जो कोई पूछ के भी पूछना नहीं चाह रहा। ऐसे भी समाज के कई सवाल हैं जो हमें पता है कि सवाल है, लेकिन फिर भी हम पूछते नहीं हैं। तो मेरा काम वो है, और मैं कोशिश यही करूँगा कि, और मैं नई भी जो मेरे बाद के लोग, जो लोग आए हैं, मैं कोशिश यही करूँगा कि वो लोग भी वैसे सवालों को उठाएं अपनी किताबों से, अपने क्रिएशन से, जो सवाल हैं और ज़रूरी सवाल हैं, लेकिन हम पूछ नहीं रहे। हमारे सवाल बहुत फ्लैश में खो गए हैं, बहुत सारे इस पूरे ग्रामर वाले उसमें खो गए हैं। हम वही सवाल, वही, जैसे मैं सोशल मीडिया पे भी जो मेरी एक ही शिकायत है, इसलिए मैं अखबार अब पढ़ता नहीं, मतलब मैं न्यूज़ दिन में नहीं देखता कोई भी, या टीवी पे नहीं देखता। तो मुझे लगता है ना कि हम सही, हमें पता ही नहीं है कि सवाल क्या चल रहा है इस समय। हमारे समाज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? हम उस फ्लैश में जो चल रहा है उसी पे हम लिखते हैं, उसी में हम एक स्टेटस लिख के अपनी जिम्मेदारी निभा के हम फ्री हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ उससे, लेकिन यही कोशिश है। मैं थोड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लेके बोल रहा हूँ, थोड़ा चूंकि स्पीकर की तरह बुलाया गया तो थोड़ा बहुत ज्ञान इस तरीके का दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ। इतनी भारी बातें नहीं बोलना चाहता मैं। नहीं, आई थिंक हर बिंदु, इसलिए एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पायरिंग भी। सिद्धि जी, आपका कोई प्रश्न है? आप अभी माइक पर हैं, पूछिए। नीरज आ गए हैं, नीरज आ गए जी नीरज जी। हाँ, पहले तो नमस्ते दिव्य प्रकाश जी। जब आप बोलना शुरू किए तो ऐसा लगा जैसे कि ये आदमी कोई मेरे आसपास खड़ा है, या था मेरे आसपास हमेशा से। एक जबरदस्त कनेक्ट है आपके, आप जो भी बता रहे थे, जो भी कहानी का अंश सुना रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आदमी तो मेरे साथ था हमेशा।
और मतलब जैसा ये सोच रहा है वो इनफैक्ट मैं ही सोच रहा था, ऐसा कुछ लग रहा था। और ये एक जबरदस्त कनेक्ट है जो कि मैं बहुत पहले पढ़ा करता था, प्रेमचंद, विमल मित्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन सब के किताबों में। तो वो जो एक कनेक्ट नजर आता था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके उपन्यास में शायद वैसा ही कनेक्ट होगा। एक तो ये बात है। दूसरा जो बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी जी। और एकदम ऐसा लगा जैसे कि यार ये तो मेरे आसपास का कोई है एकदम, जो ये शायद आप ऐसे ही कैरेक्टर भी लेते होंगे कोई एक... नहीं, वो नीरज जी यही बात है, इसी इतना आसपास का लगता हूँ कि इसीलिए लोग किताब नहीं खरीदते हैं और सोचते हैं कि मैं दे ही दूंगा। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं आपको frankly बताऊं, एक ऐसे एज में आ गया ना जो पहले काफी पढ़ा, बहुत पढ़ा, इतना ज्यादा पढ़ा कि मतलब एक एक दिन में दो किताब पढ़ लेने जैसा होता था, क्योंकि एक जोश में। लेकिन फिर इसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन और ये सब आता गया कि किताब से एक शब्द होता है वितृष्णा, मतलब कि सामने है, सब कुछ है, मन में आ रहा है, बट उठाने का मन नहीं करता। वो एक चीज हो गया। anyway, वो एक अलग बात है। आपका जो एक पॉइंट मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, भाग जाने वाला, मैं एकदम से कोरिलेट करने लगा। मुझे आपका एज मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन उस समय हम लोग मतलब बच्चे से थोड़े बड़े हो रहे थे, आप सब जो भी दे उसको। तो वो फिल्म आई थी तेजाब, आपको याद होगा, आप में से कई लोगों को। जी जी। तो तेजाब में एक गाना था, जब वो लोग माधुरी दीक्षित को वापस लेके लौट रहे थे, तो चंकी पांडे और जितने लोग थे, सो गया ये जहां सो गया आसमां, किसी लोग नहीं, वो नितिन मुकेश जी ने गाया है और वो इकलौते वन सॉन्ग वंडर हो गए बेचारे, उन्होंने इतने सारे गाने, लेकिन उनका भाई तो उसमें वो वाली एक फीलिंग आती थी, जैसे वो सारे उसमें ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका घर बार नहीं है, वो एक पूरा एक अंतरा है उसके ऊपर में। तो उस समय जबकि मेरा सारा परिवार है, सब लोग है, तो भी एक अंदर से एक फीलिंग आती थी कि काश कोई ना होता। मतलब सोचिए, कोई सोचता है कि मेरे सब कोई होते जिनके कोई है नहीं, और मुझे उस समय में ये फीलिंग आती थी। तो वो एक अट्रैक्शन था कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के निकल जाओ। लेकिन वो शायद बहुत छोटा सा बचपन का से निकलता हुआ एज था, बहुत पता नहीं कैसा था। फिर आगे नहीं नीरज जी, वो वैराग्य की फीलिंग शायद नॉर्मल है, हर किसी को किसी ना किसी समय में आती है जी, मुझे ऐसा लगता है जी। तो मैं वहां से कोरिलेट किया। दूसरा एक और सिचुएशन आया, जब और बड़े हुए, पढ़ना लिखना शुरू किया और भी कई चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ। तो फिर एक था, मुझे थोड़ा सा एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे, मैं हिंदू आइडियोलॉजी पे काम करता हूँ, तो एक स्टेज आया था जहाँ से मुझे सब कुछ छोड़ के उस काम में निकल जाना था, लेकिन वहाँ भी नहीं छोड़ पाया। ये दूसरा स्टेज था। और तीसरा एक स्टेज अभी है, मैं उसको बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि अब इसके बाद मेरे पास 10-15 साल शायद होगा, या 20 साल बहुत ज़्यादा हुआ तो शायद अब निकलना हो। मैं आप जैसा तो नहीं, बट मुझे कविता लिखने का शौक, खास करके वैसे ही मुद्दे जो कि एकदम कोरिलेट करता हो, एकदम से सामने हो, बहुत एयरी, बहुत हवा नहीं। मुझे आपके बातों से इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है, और मेरे पास है, प्लॉट है, सब कुछ है, लेकिन जब मन ना किया तो 2 महीने नहीं लिखेंगे, एक शब्द नहीं लिखेंगे, और लिखने बैठा तो अचानक से एक घंटे में लिख के खत्म कर दिया। तो ये सारा कुछ है मुझे। नहीं तो सर बढ़िया है, आप इतने सारे लोगों के सामने आज आपको कसम दिलवा देते हैं, जिसको भी आप मानते हो, कि आप 1-3 महीने का समय लेके किताब पूरी करके, और मैं बहुत सीरियस हूँ इसको लेके, क्योंकि ऐसे ही किताबें पूरी होती हैं, बिना प्रेशर के कहाँ होता है कोई काम। सबसे पहला काम यही करूंगा, जरूर लिखें आप, और ये सारी बातचीत सार्थक हो जाएगी अगर आप एक भी कोई किताब अपनी पूरी कर पाएगा। डेफिनेटली। विश्व दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी बहुत पुरानी दोस्ती दिव्य प्रकाश जी के साथ रही है शुरू के दिनों से, इब्ने बतूती पर उनके लेखन के बारे में। विश्व दीपक मेरी शादी में भी आया, तो विश्व दीपक बाकी नहीं है। जी जी, विश्व दीपक को मैं तब से जानता हूँ जब विश्व दीपक तनहा थे। हाँ, और मैं आपसे काफी पहले मिला था, सही बात। और मतलब एक चीज रहेगी जहाँ पे मेरी आवाज कट रही है, मुझे आवाज कट रही है। हाँ बीडी, यहाँ भी नहीं आ रही थी। नहीं, वही बता रहा था कि हाँ, पहचान काफी पुरानी है। तो जब मुझे मालूम चला कि दिव्य जी आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें उस समय ही बधाई भेजा था कि आइए, स्वागत है हमारे इस ग्रुप में, डिस्कशन पे। सवाल मेरे पास ऐसे, मैंने आज की सही बोलूं प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे जो लगता है कि मैं डीपीडी, दिव्य प्रकाश दुबे, डीपीडी से डिस्कशन कर लिया करता हूँ जब भी मुझे लगता है तो। और एक अफसोस मेरा हमेशा रहता है, जो जिसके लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं दिव्य, कि यार आगे लिखो, मेरा लिखना बंद है। मैं इस कारण से और ज्यादा नहीं डिस्कशन कर पाता कि यार मैं किस मुंह से बात करने जाऊँ आगे।
नहीं, मैं तो सही में इंतजार कर रहा हूँ। और मतलब बाद मैं बोलूंगा तो यही लगेगा कि किताब का नाम ले रहा हूँ, खैर छोड़ो। लेकिन विश्व दीपक आपको लिखना चाहिए, मतलब ये मतलब हम लोगों का नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब और ये मैं इसमें ऐसा नहीं कि कोई दोस्ती का बायस होके मैं बोल रहा हूँ, मैं सही में एक आध आपकी पोएम मेरे पास प्रिंट आउट के रूप में पढ़े, जो मैंने आपको ऐसे कभी नहीं बताया होगा, क्योंकि सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, अकेले में नहीं करनी चाहिए, सबके सामने करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। आप मतलब आई एम श्योर वो अपनी जिंदगी की व्यस्तताएं हैं, लेकिन एक से एक लोग हैं। बल्कि मैं बीच में रविन्द्रनाथ त्यागी जो व्यंकार हुए बहुत बड़े, उनकी मेरे को पुरानी किताबें मिली, और उनका एक इंडिया टुडे में जब उनकी डेथ हुई थी तो एक आर्टिकल मिला, अब ये नहीं मालूम किसने लिखा था। तो फिर बाद में मैं उनकी बच्ची से, जो उनकी बेटी अब तो वो भी काफी एजेड है, उनसे कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ब्यूरोक्रेसी में थे और रोज सुबह उठ के बाकायदा समय देते थे उसके लिए। और जो भी जाए, नीरज जी थे या कोई भी, मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो सारी ट्रिक है वो ये ना, जो राइटिंग है कम से कम जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, वो T20 का मैच नहीं है, वो टेस्ट मैच है। जो 5 दिन बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन मजा उसका 5वें दिन के बाद है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। तो और वो कई बार जो जैसे इस अप्रोच से मैंने बहुत शुरू में काम किया है कि मैं आज ही सब खत्म कर देंगे और 15 दिन में खत्म कर दूंगा किताब। मेरे को लगता है 15 दिन में अगर आपको इतनी ही जल्दी है उस काम की, और तो वो काम ही नहीं करना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में होना ही नहीं चाहिए उसका। और बहुत धीरे धीरे, वो शेयर मार्केट की तरीके से है कि आप लगा के अच्छे स्टॉक में भूल जाइए, और वो धीरे 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 रोज थोड़ा वो SIP के तरीके से जिसको बोलते हैं ना, कि हर महीने डालिए और तब एक दिन कभी लगेगा कि अरे तो करोड़पति हो गए, वैसा टाइप है। जो भी सुन रहे हैं सभी को बोलना चाहता हूँ मैं कि ये बात की जो लोग भी लिखना चाहते हैं। बाकी दिव्य बाबू के लिए तो सीधी सी बात ये है कि सब जानते हैं हिंदी का जो हिंदी स्कूल, ये अभी तक पता नहीं इस डिस्कशन में भी तक आया कि नहीं आया वर्ड, बट हिंदी स्कूल वाला जो डिस्कशन था पहली बार आपने ही लाया था, और टेडक्स टॉक में भी वो डिस्कशन किया था। यस सो वो एक अलग बात थी, और डेफिनेटली काफी चेंज हुआ है तब से, जब से दिव्य ने लिखना शुरू किया है उसके बाद से काफी सिचुएशन चेंज हुआ है, काफी लोगों ने और लिखा, और अब तो आपका राइटर रूम भी है, एक काफी बड़ी उपलब्धि है वो ये। इसलिए जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खासी क्या कहा जाएगा, ये नॉलेज के लिए बता दूंगा कि अगर किसी को और लिखने का शौक हो तो राइटर्स रूम वाली जो बात है उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जान सकते हैं कैसे क्या करना है। तो पिछले 6-7-8 सालों में ज़्यादा ही हो गया जो काफी कुछ जो लिखने का हिंदी में चेंज हुआ है, उसमें तो काफी बड़ा हाथ आपका है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली ये मैं सब पता नहीं है बाद में क्या इसको किस तरीके से याद किया जाएगा। नहीं लग रहा है नहीं याद किया जाना चाहिए, अच्छे तरीके से याद किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जिस समय हम लोग पढ़ना शुरू करते थे, हिंदी की किताब लेके जाते थे, मेरे पास कलेक्शन था, फिर भी लोग छुपा के ले जाते थे, यार हिंदी पढ़ते हो। ट्रेन में नहीं पढ़ते थे, ट्रेन में यार कोई इंग्लिश का एक चेतन भगत की किताब लेके जाता था, वो खुश रहता था। हम कोई मतलब जैसे राग दरबारी की बात कर लिया, हम राग दरबारी भी छुपा कर पढ़ते थे, वैसे हाल होती थी। वो काफी चेंज हो गया लकली, एंड दैट डेफिनेटली उसमें काफी बड़ा हाथ आपका है, सो बधाई। बाकी कहानी पे क्या बोलूं, मैं आपके घर जाके आपसे कहानियां सुन चुका हूं, तो अब उस पर मैं नहीं डिस्कशन करूंगा इस कॉल पे। आप लिखो जल्दी, आप जल्दी से लिखो विश्व दीपक। सभी लोग मतलब जो भी लिखना चाहते हैं, बस एक ही चीज़ में बोलूंगा कि वो जैसे एक मैं बीच में एक बड़ी सी किताब मैंने पढ़ी, वो स्टीफन किंग की किताब है ऑन राइटिंग, तो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी दोबारा पढ़ी मैंने इधर लॉकडाउन में। ये बड़ा फायदा हुआ कि मैंने बहुत इधर दोबारा कई सारी पुरानी चीज़ें भी पढ़ी और पढ़ा। तो उसमें एक राइटर थे अमेरिका के कोई, वो उनका ये था कि वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे कोई छोटा मोटा, और वो रुपये 7 से 9 लिखते थे, और अगर 8 बजे कोई उनकी किताब खत्म हो जाती थी तो वो 8:01 पे अगली किताब शुरू कर देते थे। ये जो डेडिकेशन है ना, मैं इतना इंस्पायर हुआ इस बात से कि मतलब आदमी हमारे यहाँ जो हिंदी में, अनफॉर्चुनेटली मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एक दौर ऐसा रहा कि लेखक ने एक किताब लिखी, एक मैगजीन में आई जहाँ पे उसका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और उसके बाद लोग इसको शो ऑफ करते हुए मैंने देखा कि अरे हमें तो 37 लोगों ने मैसेज व्हाट्सएप करके बताया और 4 लोगों ने कॉल किया, या ये कोई तरीका सही नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छा है, हर किसी के लिए शायद वर्क करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें। जैसे मैं पर्सनली, प्रेमचंद जी ने 400 कहानी के ऊपर लिखा, और मुझे ये लगता है, मैं एक दिन जोड़ रहा था मेरी 75 हो गई हैं, तो अब मैं सोच रहा था कि अरे ये मुझे ऑब्वियसली पता है कि मैं कभी प्रेमचंद 7 जन्म में भी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं कम से कम एक डॉन ब्रैडमैन की तरह, रिस्पेक्ट की तरह तो देखूं कि मैं 400 कहानी के कितने पास पहुंच सकता हूँ। अच्छी खराब अलग मुद्दा है, वो तो समय बताएगा और मैं खुद ही बता लूंगा
कि कितनी ख़राब है और कितनी, मुझे खुद पता है, कोई उसमें किसी के बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कम से कम हम एक तैयारी तो रखें। तो 400 को अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरीके से देखें तो हमें एक दिन में कितना क्रिएट करना है हमें मोटा मोटा पता है, एक लमसम टाइम लेके अगर हम करें, लेकिन वो नहीं हो पाता। लेकिन मुझे लगता है ये सब टारगेट्स में बात होनी चाहिए, ऐसे होना, जो क्रिएटिव है वो उसको कितना ज़्यादा, क्योंकि ये मुझे पता है कि एक समय ऐसा आएगा जब कहानियाँ नहीं आएंगी, कहानियाँ आना बंद हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब मैं चाह के भी अपने आप को रिपीट ही करूँगा, चाहे कितना भी नया हो जाए। तो वो चीज़ें कम से कम जो लोग नए हैं, एक नई दुनिया लेके आ रहे हैं, वो लोग ये देखें कि एक 400 रन का रिकॉर्ड है डॉन ब्रैडमैन का, और हम 400 को जब तोड़ने जाएंगे तो हम 50 भी लिख लेंगे तो हम ठीक ठाक राइटर हो जाएंगे। ये ऐसा है। दिव्य प्रकाश, मेरे ख्याल से ज़्यादा ज्ञान ये तुलना सही नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद जी तो उनकी वो संपादक थे, लेखक थे, वो उनका फुल टाइम जॉब था। मेरे ख्याल से राजेंद्र यादव ने एक बार कहा था कि हिंदी का लेखक थका हुआ लेखक है, क्योंकि वो सारा दिन अपने दूसरे कामों में बिजी होता है और उसके बाद उसको लिखने का समय मिलता है। तो शायद हम लोगों में सभी लोग अपनी अपनी नौकरियां कर रहे हैं, किसी का भी लेखन फुल टाइम जॉब नहीं है। फिर भी तुम्हारे जैसे जो नई हिंदी वाले लेखक हैं, जो तुमने आंदोलन शुरू किए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हिंदी को दोबारा एक तरह से जीवन दान देना बहुत बड़ी बात है, वो कोई छोटी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल, मैं, हाँ, ये आपकी बात बहुत सही है, मैं आपने सही कॉन्टेक्स्ट में उस बात को रख दिया। मैं ये मुझे मालूम है कि वो असंभव काम है, लेकिन होता क्या है ना कि हम असंभव को अगर टारगेट बना लें, जैसे वो ये ना कि सूरज की अगर हम बना लें तो चांद तक तो पहुंचेगा ना आदमी। मैं बस उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात बोल रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल इस बात की, और बहुत अच्छा कि आपने उसको सही कॉन्टेक्स्ट में रखा कि वो उस समय वो दौर अलग था और वो जिस तरीके से, क्योंकि उसी में थे, कितने ट्रांसलेशन उन्होंने किए, तो ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, आपने वो जोड़ा उसमें। और लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, मतलब जैसे नहीं, ये तो है ही, और हम दोनों प्रेमचंद के फैन हैं, तुम मंत्र कहानी के फैन हो। मैंने हिंदी की पहली ऑडियो सीडी पे काम किया था प्रेमचंद जी की। अभी सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मयंक भी मेरे को मैसेज भेजे हैं, मयंक भी अगर होंगे तो उनको भी सवाल पूछना, तो मयंक को हम लोग ले लेते हैं। हाय दिव्या, हाउ आर यू? बहुत गुड मैडम। बहुत मैं सभी को बता दूं कि मुझे आज भी याद है जब हिंदी की बात होती है तो महाराष्ट्र हिंदी जो जी काफी साल पहले दिव्या को मैं मतलब रेडियो हमारे हिंदी युग्म के माध्यम से जानती थी, और हिंदी की एक काव्य सम्मेलन था उस दिन, और मैंने ये पूना में रहते थे, मैंने कहा दिव्या आ जाओ, कंधे पे एक बैग लटकाए एकदम से, मुझे आज भी याद है, बच्चा जैसे भाग के आ जाता है, कॉलेज का बच्चा, ऐसे दिव्य पहुंच गए थे वहां पे। और फिर हम दोनों ने हिंदी, उस समय आवाज सेक्शन था हमारा। जी। बल्कि मैं ऐसे ही बॉम्बे में वो आया भी था, तो एक बार उन्होंने कहा एक कविता सुनाने मिलेगी, आपका वाला इवेंट नहीं था, कोई और था, तो मैंने कहा मैं भाई पुणे से आया हूँ, मैं तो कम से कम 2 सुनाऊंगा। तो अभी एक दौर था। और उस दिन बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा, आपको इतने सालों बाद सुनाए जी। बहुत अच्छा लगा। और दिव्या के बारे में मैं एक और बात कहूंगी जो उनके बारे में बहुत दिल को छूने वाली बात थी कि कुछ सुंदर शब्द कभी किसी शब्दकोश में जगह नहीं बना पाते, कुछ सुंदर लोग किसी कहानी का हिस्सा नहीं हो पाते, कुछ बातें किसी जगह दर्ज नहीं हो पाती, कुछ रास्ते मंजिल नहीं हो पाते। और ये जो जिस किताब के बारे में अभी बातचीत हो रही है, ये सारी अधूरी चीजें, चिट्ठियां, बातें, मुलाकातें, भावनाओं, विचारों, लोगों की जो कहानी है, आप इतने सुंदर तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं दिव्या। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जिंदगी में आपसे एक बार मुलाकात हो गई, जो यादें रहेगी, है ना। और मैं बहुत चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे लेखक बने, क्योंकि आपके ही विचार है, एक अंग्रेजी जब तक कोई अच्छे से पढ़ ना ले, वो बहुत अच्छी हिंदी में लिख नहीं सकता। मेरे ख्याल से दिस इज योर व्यूज, राइट? सो नहीं बिल्कुल, वो भी व्यू बहुत पुराना था, लेकिन चलिए, मतलब मैं बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा लग रहा है आपको देखकर, और हम लोग कोशिश करते हैं इसके बाद मैं कनेक्ट करता हूँ कि जल्द मुलाकात हो दोबारा। और आज सजीव जी और रेडियो प्लेबैक, मनोज, आशुतोष जी, सबकी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का, कि मतलब मैं ऐसा लग रहा है जैसे घर वापसी हो गई है मेरी। तो कि इतने दिनों बाद इतने सब पुराने जो कनेक्शन छूट गए थे, बीच में थोड़ा हो गया था, तो वो ब्रेक हो गई थी चेन, तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। सजीव, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप इस तरह का सवाल दिव्या से करना चाहें तो पहले कर लेते हैं।
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा जी। नमस्ते दिव्य। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दिव्य जी से प्रश्न करने का। पहले तो ये फैन मोमेंट है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डायरेक्टली आपसे आज बात कर पा रही हूँ और रेडियो प्लेबैक इंडिया के माध्यम से मुझे ये मंच मिला है तो और भी अधिक प्रसन्नता हो रही है। आज इस पटल पर आपसे सवाल सीधे सीधे मेरा नहीं है, अनुपम चित्कारा जी का है जो मैं यहाँ करने जा रही हूँ आपसे। वो पर्सनली नहीं आ पा रही हैं या सवाल नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है कि इब्न बतूती का जो विषय है वो मैच्योर है, जिसका आपने साधारणीकरण किया है। मदर के लिए पार्टनर ढूंढना ये भी बहुत ज्यादा कॉमन थॉट अभी नहीं बन पा रहा है। ऐसा कोई खास तजुर्बा आपका रहा हो जहां अपनी सोच के अनुरूप ना जाकर कहानी इसलिए मॉडिफाई करा गया हो ताकि पठनीयता का दायरा विस्तार किया जा सके? हो गया आपका सवाल ये, या कुछ आपको जोड़ना है इसमें प्रज्ञा? उसमें आगे वो लिखती हैं कि कहानी चाहे शालू अवस्थी की है, लेकिन उनका पास्ट, उनका बेटा एक्सप्लोर कर रहा है। जनरली ऐसा होता है बच्चे के माँ बाप अपना बीता बचपन जीते हैं, लेकिन अपनी कहानी में एक युवा बेटा अपनी माँ की युवावस्था से कनेक्ट बना रहा है। तो रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर राघव की दिखाई गई है। ऑडियंस का कनेक्ट बैठाने के लिए उनकी क्या अप्रोच रहती है और कैरेक्टर को लिखते हुए सो दैट वो कैरेक्टर सुपरफिशियल ना लगे, ये पूछा है अनुपम जी ने। 2 सवाल ये। अच्छा, तो इसमें ना जैसे जो शालू अवस्थी वाला जो आइडिया है ना, एक्चुअली मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा आइडिया लेके नहीं चला था मेरे दिमाग में ना। मैं इससे पहले 30-40 पेज एक दूसरी कहानी के लिख चुका था जिसमें उल्टा हो रहा था, जिसमें एक बेटी थी, शालू अवस्थी नाम था उस कैरेक्टर। मेरे पास अभी भी वो वर्जन पड़ा है, शायद मैं कभी पूरा करूँ उस कहानी को, जिसमें शालू अवस्थी नाम की बेटी थी। उनके पिताजी एक रिटायर्ड आदमी थे वो, और कहानी शुरू हो रही थी जिस दिन उनका रिटायरमेंट होता है उस दिन से। और उनकी माताजी नहीं है और पिताजी रिटायर हो गए, अब वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। एक किसी ऑफिस में क्लर्क हैं वो, और वो उनके पुराने किसी दोस्त को वो ढूंढ के लाती हैं। और वो जो इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के समय के उनके कोई दोस्त थे जो बाद में अपना आंदोलन वगैरह में चले गए, बस्तर चले गए और इस तरीके का था। और वहां पे जब वो उनका दोस्त आता है, वो उनसे कहता है कि अरे यार, ये तुम्हारे पिताजी मतलब ये तो उस समय के सुपरमैन हुआ करते थे, ये तो तुम तो ये लड़की मानती ही नहीं है। और वहां से कहानी शुरू होती है। मैंने एक्चुअली जब ये 30-40 पेज लिख लिए, इनफैक्ट इस कहानी का समय जो था, पुराना समय 1980s था, इसमें तो 90s है ना जो मैंने इब्न बतूती में लिखा है। 1980s में जब मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंसिडेंटली मेरे जान पहचान के उस समय के बहुत लोग हैं जिन्होंने, जब वहां पे गोरख पांडे आते थे और सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी, और मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा था गोरख पांडे के ऊपर कि कैसे वो आके हॉस्टल में रुकते थे और कैसे लोगों से वो मीटिंग्स होती थी, उन मीटिंग्स में क्या होता, वो सब डिटेल थी मेरे पास। जो मीटिंग अरेंज करते थे वो इंसिडेंटली मैं इनको जानता था। तो वो सब जब मैं लिख रहा था, जब 30-40 पेज मैंने लिख लिया, तो मुझे ख्याल आया, तब तक मेरे दिमाग में मदर और बेटे वाला ख्याल ही नहीं था। तब मुझे ख्याल आया कि अगर एक बेटी अपने पिताजी के लिए उनके लिए माँ या उनके लिए फ्रेंड या ढूंढ रही है, तो ये समाज में कोई नई चीज नहीं है। हमारे नानाओं ने, हमारे दादा दादी, इस जनरेशन में एक आदमी की 2 शादी होना, 3 शादी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और मुझे अपने आप पे लगा कि ये कोई बड़ा थॉट नहीं है। तो जैसे ही मुझे लगा ये बड़ा थॉट नहीं, रिवर्स उसका आया कि अगर माँ के लिए ऐसा करें तो कैसा होगा। तो इस थॉट में पहुंचने में मुझे 3-4 महीने लगे होंगे। अच्छा जी। हाँ, तो इस वजह से ऐसा है। ये ऐसा नहीं कि इस थॉट से मैंने शुरू किया था, मैंने बहुत सिंपल थॉट शुरू किया था कि, और वो भी कहानी बाप बेटी की होकर के ऐसी थी कि एक आदमी जो मजबूरी में बेचारा, एक उसको क्लर्क होना पड़ा, उसमें उसके एस्पिरेशन थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेता था, वो सब कुछ था, वो गोरख पांडे के साथ घूमता था, वो दुनिया बदलना चाहता था। और वो आदमी ऐसा टर्न लेती है उसकी जिंदगी की वो एक क्लर्क होकर रह गया जिसको, जो कोई न्यूज तक नहीं पढ़ता, जो इलाहाबाद जाता नहीं, उसके बाद से इलाहाबाद नहीं गया डर के मारे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसकी वो एक चैप्टर अपनी जिंदगी का क्लोज करा है। लेकिन जब ये थॉट आया मुझे ना, तो मुझे लगा ये बड़ी छोटी बात कर रहा हूँ मैं। हमारे बाप दादाओं ने तो 2-2, 3-3 शादियां की ही हैं, मतलब इस तरीके से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो मैंने रिवर्स किया, और रिवर्स किया तो आइडिया एकदम से नया और बहुत ही चैलेंजिंग हो गया। अब वो दूसरी समस्या फंसी कि अब ये क्या करें। अब 80s में नहीं बैठा सकते थे क्योंकि 2015 में कहानी थी, फिर एज बैठानी थी। तो मैं जब ये करता हूँ, ये जो कैरेक्टर की जो दूसरा सवाल है उसका भी जवाब मैं साथ में देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली ना राघव और शालू और कुमार आलोक ना, मैं इनको कैरेक्टर मानता ही नहीं हूँ। मुझे ये एग्जैक्टली मालूम है कि ये जिंदा लोग हैं। मुझे मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नाम का कोई एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे दिमाग में अगर मैं उनको कैरेक्टर मानूंगा ना, तो मैं सुपर इम्पोज करूंगा अपने थॉट प्रोसेस उस कैरेक्टर को बनाने में। लेकिन मैं उसको बेसिक कुमार आलोक जैसा एक टेम्पलेटेड आदमी को मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि रियल, मतलब अगर मैं
इस लेवल पे जब किताब लिख रहा होता हूँ, अगर आप मेरे को राघव अवस्थी को कोई सिचुएशन दोगे ना कि शालू यहाँ पे है, इस जगह पे है और वो ट्रैफिक पुलिस वाले से कैसे बोल रही होगी, वो एग्जैक्टली मैं वो आपको बता दूंगा। मैं क्यों बता पाऊंगा वो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शालू अवस्थी, कुमार आलोक, राघव अवस्थी या जो भी कैरेक्टर्स मैंने क्रिएट किए, मैं अपने दिमाग में मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का ये तक पता होता है उसको रंग कौन सा पसंद है, उसको सब्जी कौन सी पसंद है, उसको पिक्चर कौन सी पसंद है, उसको कहाँ जाना पसंद है, उसको समंदर पसंद है कि पहाड़ पसंद है। मैं उन कैरेक्टर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड जब तक नहीं बना लेता तब तक वो कहानी पूरी नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या मैं ये कहानी से पहले जानता हूँ या उस प्रोसेस में जानता हूँ, तो उसका जवाब ये है कि मैं जब कुमार आलोक या शालू अवस्थी से शुरुआत करता हूँ तो मैं नहीं जानता उनके बारे में। लेकिन मैं, जैसे आप किसी के साथ बस में बैठते हैं ना, जब आप कहीं बस में या फ्लाइट में बैठते हैं, आपके पड़ोस में आके कोई रैंडम आदमी या औरत बैठता है, आप कुछ नहीं जानते, लेकिन आप कोई कॉन्वर्सेशन ब्रेक होता है, एकदम से किसी की चटनी गिर गई, एकदम से एयर होस्टेस ने कोई फनी बात बोल दी, एकदम से कुछ बच्चे ने कुछ वो कर दिया, उस 2 घंटे की जर्नी में आप थोड़ा करके जान जाते हैं। और मेरी अप्रोच कहानी के समय कैरेक्टर्स को लिखने की रहती है, जब मैं पूरी कहानी खत्म करता हूँ तो भी बहुत हिस्सा जानने को रह जाता है, लेकिन उस फ्रेम के लिए, जिस फ्रेम में मैं कहानी को पकड़ रहा हूँ, उस हिस्से में मैं शालू अवस्थी को एज अ बेस्ट फ्रेंड जानता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि देखिए आप याद करिए इस चीज़ को कि जब आप कॉलेज में पहले दिन गए थे और आपका कोई स्कूल का दोस्त आपके साथ अगर नहीं था वहाँ पे, तो आप जो आपका दोस्त बना अगले 3 साल कॉलेज में या 2 साल या 4 साल कॉलेज में, उसको आप पहले दिन से पूरी तरीके से नहीं जानते थे, लेकिन 4 साल बाद आप पूरी तरीके से जानते थे या 3 महीने बाद पूरी तरीके से जानते थे। तो राइटिंग का भी वही प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ कि अगर मैं सब जान ही जाऊंगा ना, इसीलिए मैं कभी रियल लोगों पे कहानियां नहीं लिख पाता, क्योंकि मुझे ना पता होता है कि यार ये तो ऐसे ही बिहेव करेगा ना, तो मेरी डिस्कवरी नहीं होती उस कैरेक्टर को लेके। लेकिन अगर मैं नहीं जानता ना, तो कैरेक्टर मुझे सरप्राइज करता है। आपके दोस्त जैसे आपको सरप्राइज करते हैं, एकदम से कोई बोलता था, ऐसे दोस्त होते हैं ना, कॉलेज में बोलते, अरे यार हम तो लव मैरिज ही करेंगे, आप देखते हो कि वो तो अरेंज मैरिज कर लेता है आदमी, और जो बोलता था कि अरे मैं तो अरेंज मैरिज करूंगा, वो एक दिन लव मैरिज करके आ जाता है। वो लोग कैरेक्टर ऐसे ही सरप्राइज करते हैं ना आपको, तो मैं ऐसे ही देखता हूँ उनको। मतलब मेरे लिए राघव, शालू और कुमार आलोक या जो भी मैंने क्रिएट किया है, वो सब जिंदा लोग हैं। और मुझे यही डर भी है, मेरी बहुत डीपेस्ट इनसिक्योरिटी है कि मुझे कहीं लगता है कि जो ये वर्ड है मेरे दिमाग में, ये प्रिवेल ना कर जाए। इसीलिए मुझे ना, जो मुझे बहुत कई बार डर लगता है कहीं, मतलब मैं भूल ना जाऊं कि असली क्या है। ये मैं बहुत, मतलब ये डीपेस्ट इनसिक्योरिटी है मेरी, कि मेरे को कई बार ये लगता है कि मैं अलग जोन में हूँ। और आई एम श्योर ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ी सी ऑड है, थोड़ी फिलोसफिकल भी है, लेकिन ये सच यही है कि मुझे इस बात का डर लगता है कि असली है। क्योंकि ना, जैसे मैं स्वदेश दीपक की, पता नहीं आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उनके बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत लोग शायद जानते होंगे, लेकिन स्वदेश दीपक जी घर से निकले और फिर वो गायब हो गए। उनकी जो एक किताब है, मैंने मांडू नहीं देखा, अगर आपने नहीं पढ़ी है, जो लोग सुन रहे हैं, आपको पढ़नी चाहिए वो किताब। मुझे कई बार वो डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी रियलिटी जो है मेरी, जहाँ पे शालू और राघव और कुमार आलोक जिंदा लोग हैं, जहाँ पे सुधा और चंदर और पम्मी जिंदा लोग हैं, जहाँ पे सुदीप यादव और चित्रा जिंदा लोग हैं, कहीं मैं इस दुनिया में न चला जाऊं। दिव्य, एक बात अभी स्वदेश दीपक की आपने उठाई है, मैं एक्चुअली काफी टाइम से सोच रहा था पूछूं या नहीं पूछूं, बट ये जो कैरेक्टर इसके अंदर जो कॉलेज का दोस्त होता है शालू का, तो वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं स्वदेश दीपक से कहीं इंस्पायर्ड है क्या? कहीं मुझे डीप इन थॉट कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं नहीं इंस्पायर्ड बिल्कुल भी नहीं है सर। वो एक्चुअली स्वदेश दीपक की पूरी, अगर आप, बल्कि इनफैक्ट जो अगली मैंने किताब लिखी है, और मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार किया, जो अगले महीने मेरे ख्याल में किताब आ जाएगी, उसमें एक कहानी है जो, मतलब मैं प्लॉट मैं बहुत खोला नहीं चाहता मतलब उसमें, लेकिन मैंने उसमें एक कहानी में आपको स्वदेश दीपक रियल मिलेंगे। अच्छा, गुड। हाँ, तो वो मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन जो लेके उसको एज अ ट्रिब्यूट लिखा है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कई सारे कैरेक्टर्स को एज अ ट्रिब्यूट लिखना चाहिए, और कई सारे लोगों को एज अ ट्रिब्यूट आपको, आपकी जिम्मेदारी करना चाहिए। तो उसमें एक मैंने लिखा है, जो मैंने पूरी रिसर्च करके, और मैंने उनके गायब होने वाले दिन की कहानी लिखी है, और वो मेरा वर्जन है उस सच्चाई का। तो है ना, तो वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आई एम श्योर वो अब पसंद आएगी नहीं आएगी, वो तो बाद में पता चलेगा लोगों को, लेकिन वो किया। इसमें नहीं है, इसमें कुमार आलोक तो एक्टिव था ना काफी, दोनों में कोई ट्रैक में सिमिलरिटी नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि आप कैरेक्टर्स के अंदर आपको लगता है कि कहीं डीपेस्ट आपको लगता है कि कहीं ये कैरेक्टर्स मुझे ना एब्जॉर्ब कर लें, तो उसके लिए जैसे कुछ किताब वगैरह लिखने के बाद क्या आप कोई ब्रेक लेते हो या कोई इस तरह की चीजें करते हो जिससे कि आप उनसे डिटैच हो जाएं पूरी तरह से? हाँ, मतलब सर मैं ना अपनी किताब कभी भी, जैसे आने के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता पढ़ने में,
जैसे इब्ने बतूती 2 बार गुजर चुकी मेरे सामने से, मतलब आने के बाद मैं हार्डली, मतलब शुरू में तो मैं एक आध बार किताब पढ़ भी लेता था, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी किताबें आने के बाद से कभी पढ़ी ही नहीं है। और इब्ने बतूती मुझे इसलिए ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ी कि मुझे रिकॉर्ड करनी थी एक ऑडियो प्लेटफॉर्म के लिए। तो जब मैं पढ़ रहा था तो फिर होता क्या, जब आप पढ़ते हो तो तब तक आप जिस समय मैंने लिखी थी किताब उससे मैं थोड़ा आगे बढ़ चुका, तो मुझे उसमें तो गलतियाँ ही दिखती हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये इरिटेशन होता है कि ये कैसे छूट गया, वो कैसे छूट गया, और ये सभी के साथ शायद होता होगा। दूसरे, मैं ना उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता, इसीलिए जैसे मेरी जो किताब पे जो भी फिल्म की बात है और जो है, मैंने सब में मना कर दिया कि मैं स्क्रीन प्ले नहीं लिखूंगा, क्योंकि ना मुझे सर, मैं अपने दिमाग में चेकआउट कर चुका हूँ रिश्ता, मैं नोट यूज कर चुका हूँ। जैसे हर साल हॉस्टल हम छोड़ते थे और एक नोट यूज का फॉर्म भरवा लेते थे ना, मैं नोट यूज कर चुका हूँ अपने दिमाग में। मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, और कि जैसे इसीलिए आपने जब हिस्सा बोला तो जो सबसे आसान हिस्सा था वो मैंने पढ़ दिया, एक तो पहला पेज और एक रैंडम खोल के, और भले वो सही पन्ने पढ़ गए, लेकिन मैं ना वहाँ लौटना नहीं चाहता, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ लौटने में समस्या एक लगती है कि एक वर्जन जो है, एक रियलिटी, क्योंकि आप शालू अवस्थी का ये वर्जन जानते हैं ना जो इब्ने बतूती में छपा है, मेरे दिमाग में तो उसके 1000 वर्जन और अलग है ना जो नहीं छपे, तो वो मुझे परेशान करते हैं। तो दिव्य प्रकाश, 2 सवाल मेरे भी हैं छोटे से। पहला तो ये कि जी जैसे आपने बताया कि कैरेक्टर जिस तरह से फॉर्म होते हैं, और बहुत ही अच्छी बात तुमने कह दी अभी बातचीत के बीच में, क्योंकि अक्सर मैं हिंदी साहित्य में देख रहा हूँ कि कैरेक्टर तो अस्थिर नहीं होता, कई बार लेखक ही अस्थिर होता है। अभी वो कैरेक्टर दूसरा लगता है, थोड़ी देर बाद लगता है अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, और कई बार लगता है ये इनकन्सिस्टेंसीज जो दिखती हैं। तो कम से कम आपका एक कैरेक्टर एक वेल फॉर्म्ड है, उसकी एक अपना चरित्र है, भले ही वो अनप्रेडिक्टेबल हो, आगे क्या करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी वो एक रियल सुदृढ़ व्यक्ति है। तो क्या डू यू कीप अ प्रोफाइल, जब एटलीस्ट जिस समय लिख रहे हो नॉवल, क्या उस प्रोफाइल को अलग से रखते हो और डेवलप करते चलते हो? ये तो एक सवाल हुआ। और दूसरा सवाल, अगर पात्रों के साथ मिल जाओगे तो उसमें भय की क्या बात है? मुझे बस एक डर ये लगता है कई बार कि जब पात्र सामने आके अगर सवाल करने, एक्चुअल पात्र, रियल लाइफ, मतलब ये अपोजिट है जो आपने कहा उसका, वो ये है कि आपका जो काल्पनिक पात्र है वो किताब से उठ के कहीं आपको वास्तव में सड़क पे मिल जाए और बोले बेटा ये मेरे बारे में तुमने ऐसा क्यों लिखा था। मुझे उसका डर लगता है, लेकिन ये वाला डर क्यों है कि अगर हम खो जाएंगे? तो नहीं, तो पहली बात तो ये कि जैसे जो ऐसा मैंने कोई भी ऐसे पात्र को लिखा ही नहीं जिसको मैं जानता हूँ सीधे तरीके से, एक्सेप्ट फॉर वन, जो मेरी पहली कहानी थी किट्टी भैया, वो रियल कैरेक्टर थे और उसमें मैंने सब कुछ रियल डाला, और वो रियल इसलिए डाला क्योंकि उनकी जर्नी इस धरती पे खत्म हो गई, और वो मेरा ट्रिब्यूट था, पर्सनल ट्रिब्यूट था कि मैं जब किट्टी भैया हमारे घर के पड़ोस में रहते थे, मैं उनकी डेथ के जब हुई तो मैं क्रिमेशन में नहीं गया, क्योंकि अगर मैं ना, जैसे हम लोग जब कम से कम जब लाश को जलते हुए देखते हैं या उसका फाइनल राइट देखते हैं, तो ना हम एक क्लोजर देते हैं अपने दिमाग को कि अब ये काम, ये एक क्लोज हो गया ये चैप्टर। मैं जानबूझ के उसमें नहीं गया क्योंकि मेरे दिमाग में मैं किट्टी भैया को मरा हुआ देख ही नहीं सकता था। मुझे लगा ये आदमी मर कैसे सकता है, और इसीलिए शायद जो पहली कहानी फूटी मेरे मन में, ऑफ ऑल द कहानी जो मैं, कई सारी कहानियां मेरे पास बहुत पहले से दिमाग में प्लॉट थे, वो सब थे, वो किट्टी भैया ही फूटी क्योंकि वो कैरेक्टर की जर्नी रुक गई इस धरती पे, और मुझे लगा कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसीलिए किट्टी भैया का अभी जैसे उस पे बीच में कुछ फिल्म की जब बात भी चल रही थी तो मैंने बड़ा आउटराइटली मना कर दिया कि मैंने कहा मैं स्क्रीन प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि ना मेरे दिमाग में मैं अब उस कहानी का एक क्लोजर दे चुका हूँ। जो दूसरा सवाल आपका है, वो ऐसा कैरेक्टर तो मेरे पास कोई आएगा नहीं, करे तुमने हमारे बारे में ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा तो कोई मैंने किसी के बारे में नहीं लिखा। मुझे दिक्कत ये लगती है ना कि जैसे जो मेरे अंदर एलिमेंट है भागने वाला, वो कहीं प्रिवेल ना कर जाए, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं जितनी मैंने रजनीश की किताबें पढ़ ली या जो कर लिया, मुझे कहीं ना कहीं ये सही में मैं फील करता हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मेरा ना जो बेसिक एटीट्यूड है वो लाइफ को लेके, जैसे आप मेरे से पिछले 7 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे हार्डली 4 या 5 बार बहस की होगी किसी से, है ना। एक तो शुरुआती दौर की बात अलग थी, मैं कभी बहस भी नहीं करता, मतलब मुझे मालूम है सामने वाला गलत है, फिर भी मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है मैं क्यों करूँ।
मुझे क्यों किसी को मैं आंसरेबल हूँ, किसी के लिए मैं नहीं करूँगा, चाहे उसके लिए जैसा आजकल का सोशल मीडिया है कि यहाँ सारी डिबेट दिस वर्सेस दैट की है, या तो आप इस साइड है नहीं तो आप उस साइड है, और जहाँ पे मैं गलत ही साबित हो जाता हूँ, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे फिक्र होती तो मैं जाके जवाब देता, जस्टिफाई करता। मेरे को जस्टिफाई भी नहीं करना। अगर तुम गलत मानते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, तुम गलत हो। मुझे जो डर है उसको मैं सही से कैसे समझाऊं, मतलब मुझे लगता है कि कहीं मैं उस हाइपोथेटिकल दुनिया को मैं फिर से, जो एक टेंडेंसी है एस्केपिज्म की मेरी, जो इन जनरल मैं इंजॉय करता हूँ, इन जनरल मुझे वैसे हीरो पसंद है, मैं उस पर ना एक आइडियल वर्ल्ड के लिए ना निकल जाऊँ, और जो आइडियल वर्ड है नहीं, मुझे पता है जाने से पहले, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है आपको पता नहीं है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और कब कैसे दिमाग घूम जाए आपका कि आप निकल लिए उसमें, तो वो मुझे बस लगता है। और निकल लिए का ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं उसको कोई सैड उसमें बोल रहा हूँ। जैसे ना मुझे क्लास 12th में जैसे मोहभंग हो गया था कि ये सब क्या है, बेकारी तो है सब, क्या IIT में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, IIT वाले कौन से सारे खुश लोग हैं जो दुनिया में, और दुनिया में कोई क्या ही करके खुश है। मैं आप 12th में 17 साल के थे, आप रजनीश की 4 किताबें आपने पढ़ ली, एक आध विवेकानंद की पढ़ ली, तो आपको ज़्यादा कुछ पूरी तो कुछ समझ में आया नहीं है, बात आधी आधी पता है, आप अपना एक वर्जन बना रहे हैं रियलिटी का। तो मेरा एक दौर ऐसा रहा है, मैंने 1 साल कुछ किया ही नहीं, मैं केवल कोचिंग जाता था, किताब खोलता था, बोर्ड पे देखता था, आता था, घर पे भी कुछ नहीं रहता, ना कुछ पढ़ता था ना कुछ, है ना। तो वो मुझे मोहभंग हो गया ना। मुझे बस वो डर है कि कहीं मेरा जो 17 साल का एक वर्जन जो मैं एक बार देख चुका हूँ, ऐसा 2 बार हो चुका है मेरे साथ। ये इस बात की मेरे को लग्जरी रही है कि मेरे घर वाले खिलाते पिलाते रहे मुझे, उन्होंने ये नहीं बोला क्या कर रहे हो, तो ये 2 बार मैं कर चुका हूँ। वो तीसरी बार ना हो जाए, बस मुझे उसका डर है, क्योंकि तीसरी बार में थोड़ा मतलब गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये बड़ा पता नहीं सर मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये मतलब ऐसा ही है। मतलब किसी भी सेंसिटिव लेखक के लिए ये सब स्वाभाविक है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि उसमें भी कोई भय की बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये सब होता ही है। पूजा जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ जी, थैंक यू अनुराग जी। मैं बस बहुत थोड़ी सी बात कहूँगी कि मैं इस पूरी बातचीत का बहुत अच्छे से आनंद ले रही हूँ। आज दिव्य प्रकाश के साथ पहली बार इस तरीके का इंटरेक्शन का मौका मिला है कि मैं उनकी बात उनसे ही सुन रही हूँ, और उनका थॉट प्रोसेसिंग देख करके मैं वास्तव में बहुत हैरान हूँ। हिंदी युग्म से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो उनके साथ हमेशा एक लगाव तो है ही, उनसे बहुत उनकी सब कृतियां पढ़ती रहती हूँ मैं, तो उनसे परिचय भी बहुत अच्छे से है। लेकिन आज इस तरीके से लाइव उनको सुनना मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। आज पहली बार इस तरह से उनको सुन रही हूँ मैं आमने सामने, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। दिव्या, वास्तव में मजा आ रहा है मुझे, तुम्हारा पूरा थॉट प्रोसेसिंग सुनकर मुझे लगता है हो रही। आपसे मेरी मुलाकात है एक बार पुणे में शायद। नहीं, मैं किसी से नहीं मिल पाई। ऐसा नहीं तो फिर मेरे को गलत, नहीं तो फिर मेरे को गलत याद होगा। बट एनीवेज, नहीं, बहुत धन्यवाद पूजा जी, मतलब इतनी तारीफ के लिए। और अच्छा ये बहुत अच्छा है आप लोगों का प्रोग्राम बुला के तारीफ करने वाला, ये अच्छा है। तारीफ से भी ज्यादा मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैं आपको सुन रही हूँ इस तरह से, और जैसी खुशी विश्व दीपक ने दिखाई ना, वास्तव में मुझे वैसी ही खुशी मिल रही है कि बिल्कुल ऐसा अपने दोस्त से कैसा मिलकर के एक अलग ही तरीके का आनंद मिलता है। और उसकी वजह एक आपने जिस तरीके से चीजों को एक एक डिटेल में इतना सोचा है, और लिखने के पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी सब जो डिटेलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ लिखने के लिए बल्कि किसी भी फील्ड में। तो ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये सब आपका ये बारे में ये सब चीजें सुनना आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पूजा जी। अपूर्व जी, आप अगर हैं अभी तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैंने आपकी किताब कोई इतनी पढ़ी थी, बी ऑनेस्ट विद यू, और लेकिन मैं आपको जुड़ा हूँ आपसे फेसबुक पर, लेकिन मैंने आपको कभी मैंने आपकी किताब नहीं पढ़ी, तो हो सकता है मुझसे गलती हो, लेकिन आपको कभी कंटेम्प्रेरी मतलब कोई किसानों की समस्याओं पर या बहुत सारी जो कंटेम्प्रेरी समस्या हैं उस पर आपकी कोई कहानी अगर हो तो मुझे जरूर बताएं। कुछ भी आपने जो देश की परिस्थितियों पर जो भी कहानी हो, वैसी कुछ आपने लिखा हो या कुछ भी ऐसा कुछ पीस लिखा हो, तो मैं सबसे पहले उसको ही पढ़ना चाहूँगा। बाकी मैं आपकी व्यंग्य देखता हूँ, आपके काफ़ी अच्छे रहते हैं, मैंने देखे हैं आपके, उसके लिए साधुवाद। पर ऐसा कुछ आपने लिखा हो जो व्यवस्थाओं को चोट करता हो, उसको सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मेरे व्यक्तित्व में वही है, तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगा।
नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो किसी भी कॉन्टेम्परेरी समस्या पे मैं लिखता नहीं कभी भी, और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है लिखने का उस पे। और कोई भी ऐसी चीज़ जो चल रही होती है उसका रीज़न है, मेरा अपने दिमाग में एक लॉजिक है कि जैसे जो अखबार आता है वो एक दिन में रद्दी हो जाता है, और मैगज़ीन एक हफ्ता चलती है, और जो भी जो ऑनलाइन मुद्दे चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड करते हैं एकदम से हैशटैग ट्रेंड करते हैं, मैं उस रेस को मैं पकड़ ही नहीं पाता। मैं जैसे अगर किसान पे मुझे कोई बात लिखनी है, किसान वाले मुद्दे पे, तो मुझे लगता है जब कोई इवेंट हो रहा होता है उसके 6 महीने 1 साल बाद वो चीज़ मैं समझ पाऊंगा कि ये हुआ क्या था। जैसे मैं आपको बहुत एक चीज़ बताता हूँ, जब ये कोरोना शुरू हुआ था 23 मार्च को, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसका, तो मुझे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से आया कि पे आप शो कर दीजिए, और काफ़ी उसमें पैसे थे और काफ़ी होता, और कोरोना पे कहानियाँ कहनी थी। और मैंने उनको जानबूझ के बावजूद इसके कि वो बहुत आसान था मेरे लिए वो क्रिएट करना, क्योंकि एक टीम भी है जो ऑडियो मेरे लिए क्रिएट कर लेती है, और मैं खुद भी बहुत जल्दी कहानियाँ लिख लेता हूँ। मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं वो शो किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ है और वो 5 अप्रैल को मेरे को शो बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो कि मैं अभी ना कोरोना के इम्पैक्ट को समझा नहीं हूँ। और अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पिछले अप्रैल में वो कहानियाँ लिखता और इस अप्रैल में जैसा तांडव हुआ अप्रैल मई जून में सेकेंड वेव में, तो मैं कितना खुद को बेवकूफ़ मानता कि यार ये मैं पकड़ ही नहीं पाया है चीज़ें। तो मैं हमेशा ही मानता हूँ कॉन्टेम्प्रेरी मुद्दे को, मैं जो मेरी लिमिटेड समझ है, क्योंकि मेरे को बहुत पढ़ना पड़ता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और मैं वो समझ 1-2 आर्टिकल पढ़ के नहीं बनाना चाहता कभी भी। मेरी कोई भी समझ नहीं है वैसी, और मैं इतना अपने आप को इतना मानता नहीं कि मैं 1-2 आर्टिकल पढ़ के 3 आर्टिकल पढ़ के मैं, या किसी कोई एक हेडलाइन पढ़ के मेरी इतनी समझ बन गई है कि मैं इस पे कोई बात कह पाऊँ। तो मुझे नहीं लगता मैं कभी भी वो कर पाऊँगा। और रही बात मुद्दे की, तो वो मैं हमेशा वही मैंने पहले भी इस बातचीत में बोला कि जैसे आप अपनी जो पर्सनल है ऐसे सवाल जो मीडिया और बाकी सब लोग मिलके नहीं उठा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो सवाल उठा पाऊँ, और जो थोड़ा उसका दायरा बढ़े उससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के जिनके मैं आर्टिकल खुद पढ़ता हूँ, या मैं अभी भी जैसे इंडिया टुडे फिजिकल फॉर्म में लेता हूँ। मेरे को सारी चीज़ें वैसे ही पढ़ना पसंद है, उसके जिस फॉर्म में मैंने बचपन में कंज्यूम की हैं। और मैं जैसे अंशुमन तिवारी जी का आज ही मैं देख रहा था, वो अब जा रहे हैं कहीं और, तो मैं केवल उनके एक एडिटोरियल पेज के लिए इंडिया टुडे खरीदता हूँ अभी तक, जब भी केवल एक पेज के लिए, उस मतलब बाकी मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ वो ज़रूर पेज रखता हूँ या अपने उसमें। मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि जब भी मैं रिएक्शनरी होता हूँ तो मैं 6 महीने बाद अपने आप को मैं हमेशा कोसता हूँ कि यार मेरी ये समझ ही नहीं थी इस मुद्दे पे, मैंने कैसे रिएक्शन दे दिया, अभी तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं क्या जानता हूँ इस बारे में। जैसे मेरा अप्रोच अभी भी ऐसा है कि अगर मुझे किसान के ऊपर लिखना है तो मैं जाऊँगा पहले वहाँ पे, देखूंगा, मैं समझूंगा। जैसे इब्न बतूती की जब बात हुई तो इब्न बतूती में एक बहुत बड़ा एक चैप्टर आता है मंडल कमीशन का, 8 अगस्त 9 अगस्त का जो एक पूरा फेज आता है। जब मैं लिख रहा था वो चैप्टर, तो मैं उस समय जो आंदोलन में लोग थे जो वहाँ की प्रेस विज्ञप्ति बना रहे थे, मेरे पास उसकी रिसर्च के वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो सब कुछ हैं उसमें, चाहे वो रोशन अब्बास हो, प्रभात रंजन हो, उस समय उस दौर के तमाम लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि उस समय हो क्या रहा था। और ये मुद्दा जब मैं हुआ तो मैं तो 7-8 साल का था, तो मुझे तो वो समझ नहीं थी उस समय की। फिर मैंने इंडिया टुडे की पुरानी कटिंग मंगाई, वो सारे वो लिए, उन लोगों से बात की, तब मेरी थोड़ी बहुत ऐसी समझ बनी कि मैं अपनी किताब में डाल पाया। तो वो मेरे को बहुत पर्सनली, मतलब मैं शायद इतना शैलो आदमी हूँ कि मुझे वो लगता नहीं है कि मैं सही हूँ कंटेम्प्रेरी मुद्दे पे रिएक्ट करने के लिए। वो काम जैसे वो सही नहीं होगा, अगर मैं वो काम करना शुरू कर दूंगा तो मैं उस मुद्दे के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो आर्मचेयर एक्टिविस्ट होना नहीं चाहता कि मैं केवल एक मुद्दे पे ये होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली जो होते हैं, तो उससे मैं बचता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि ये आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है सोचने का कि जो इस तरीके के मुद्दे हैं उस पर कोई कहानी बन पाए, लेकिन मुद्दे को कहानी की तरह देखना बड़ा गलत अप्रोच है उसको देखने का। मेरा मैं मीठा नहीं बोल सकता, थोड़ा सा बोलता आलोचना करता। नहीं, अरे ये तो अच्छी बात है, मैं तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये, और ये बहुत अच्छा आपने, और अच्छी बात है कि ये पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने पूछा। मैं इसमें एक और जोड़ दूँ, भारत में एक हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, क्योंकि मैंने आज तक ना किताब लिखी है ना कुछ लिखा है। मुझे तो आपके सामने तो मैं कुछ शेषा अवस्था में हूँ, और आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, ईश्वर की कृपा से। तो मेरा एक कहना है कि बागीपन आप में है क्या? तो मैं, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा हो तो मैं अभी जाके अभी किताब पढ़ूंगा।
नहीं, मेरे को लगता है आप अगर उस नज़र से पढ़ेंगे तो आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे। मतलब मेरी किताब मैं आपको बता, जैसे ना मेरा एक लॉजिक, जैसे चाहे वो दुष्यंत कुमार हो, जैसे हम सब लोगों ने उनकी लाइनें कोट की हैं, उनकी लाइनों पे जिंदा रहे हैं हम लोग। और धूमिल तो मतलब जैसे घर में लखनऊ आप आए कभी तो धूमिल सामग्री है हमारे घर में, हम लोग को तो पढ़ाया गया कि ये पढ़ो, ये जानो, ये ऐसे होता है। और हिंदी में तो जैसे जब मैं शुरू में जुड़ा था, जब पहली बार मुझे पता चला कि धूमिल कोई है, जो धूमिल सम्मान और तमाम तरीके की उस समय बातें थी। लेकिन क्या है, देखिए अपूर्व, क्या है ना, जैसे हम लोग जब भगवान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में भगवान की एक इमेज है ना, कि हम ऐसे हैं। तो आई एम श्योर आपके दिमाग में जो राइटर की इमेज है, जो दुष्यंत कुमार की जो इमेज है वो रेबेल वाली, वो भी एक तरीके के लेखक हैं। सारे लेखक उस तरीके के नहीं होते। और सारे लेखक, जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी शायद समझ थोड़ी वैसी है कि मैं मुद्दे को समझ देर में पाता हूँ। मैं अब देखिए ना, जैसे अगर भी किसान वाला ही मुद्दा है, अभी 6-8 महीने से चल रही है चीज़, या कोई भी चीज़ है जैसे आज हो रही है भी ड्रग का, जैसे एनसीबी का हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, या सुशांत का चल रहा था, तमाम चीज़ें, मतलब और भी जो डीपर मुद्दे हैं, मतलब इन सारे उसमें मेरे को लगता है वो समझ बनाए बिना मैं अगर बात करूंगा केवल रिएक्शनरी, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे ना, जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक पाकिस्तान में 2-3 साल पहले की बात है, जब एक बच्चे के स्कूल में वहाँ पे गोलियाँ चली थी और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने मार दिया था मिलिटेंट्स ने। मैं देख रहा था, मालूम मुझे जो सबसे खराब चीज़ लगती है, जो सबसे चैलेंज लगता है क्रिएटिव आदमी का, कि मैं देख रहा था लोग उसमें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वेल एंड गुड कि एक बहुत खराब चीज़ है, लेकिन श्रद्धांजलि देते समय ना आदमी जब क्रिएटिव होने की कोशिश करता है ना, जैसे मेरे घर में कोई मर जाए तो मैं क्या सोशल मीडिया चलाऊंगा? क्या नहीं चला पाऊंगा ना, मैं उस हालत में नहीं हूँ। तो जो हम दुख दिखाने में क्रिएटिव होते हैं ना, जब हम मुद्दे फॉर सेक ऑफ आर्ट जब करते हैं ना, जब, तो वो थोड़ा मुझे अपने लिहाज से सेट नहीं होता मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो मैं रेबल इस सेंस में तो नहीं हूँ कि मैं रेबल कर पाया, लेकिन हाँ, जिंदगी में मैंने कई सारी नौकरियाँ छोड़ी। अब फुल टाइम कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो राइटर्स रूम के थ्रू कम से कम हिंदुस्तान में 10 राइटर कम से कम मेरे बैनर के तले ऐसे हों कि जो फुल टाइम केवल राइटिंग करें। उनसे जब कोई पूछे कि बेटा या कि आप क्या करते हो, तो बताएं कि नहीं, हम तो केवल राइटिंग करते हैं, हम कोई नौकरी नहीं करते, जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हिंदी का। तो अगर उस सेंस में उसको रेबल की तरीके से आज से 10 साल बाद देखा जाए तो शायद है, और शायद नहीं भी है। मतलब ये एग्जैक्टली अभी कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब हर कोई साइलेंट रेवोल्यूशन करने की कोशिश तो करता ही है, ना कर पाए तो क्या। दुष्यंत जैसे नहीं है, दुष्यंत साहब ने जो अपनी जिंदगी में, वो लाइफ टाइम में, इतने लिमिटेड लाइफ टाइम में, कितनी कम एज में उनकी डेथ हुई, उन्होंने कर दिया, वो कर पाना वो संभव नहीं है, इसीलिए वो दुष्यंत है, इसीलिए आप उनको पढ़ते हैं। तो ये अच्छी बात है। मैं, लेकिन ये बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है आपने कि इस पे मैं थोड़ा और मेहनत करूँ और कोशिश करूँ कि कुछ बातों पे कुछ और ऐसी बात कह पाऊँ। बस वही है कि मेरे पास वो रिएक्शन टाइम के लिए समय ही नहीं है। वैसा भी है कि मैं उस तरीके से देखता ही नहीं चीज़ों को, मैं थोड़ी बाद ही देख पाता हूँ। थैंक यू दिव्य प्रकाश। आई थिंक सवाल बहुत अच्छा था और ऑब्वियसली यू हैव टेकन इट रियली वेल। बाकी यही है कि एक लेखक की भी अनेक पर्सनालिटीज़ हैं, क्या चीज़ कब सामने आ जाए किसे पता है। और जितना भी जो तुमने कहा कि लिखा है, इतने दिनों में भी जो लिखा है, आई थिंक कमाल किया है तुमने, वो छोटी बात नहीं है। जिन श्रोताओं ने अभी देर में ज्वाइन किया उन्हें मैं याद दिला दूं कि हम लोग कथा चर्चा में अभी दिव्य प्रकाश दुबे से बात कर रहे हैं, जो अपने समय के बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं और नई हिंदी के पोस्टर बॉय भी जिनको कहा जा सकता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कृपया अपना हाथ उठाइए ताकि आपको स्पीकर पैनल में लाया जा सके। मुकुल जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बताएं, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी सबने कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने पढ़ा है आपको, और इब्ने बतूती तो इनफैक्ट अभी चर्चा के दौरान ही मैंने उसको ऑर्डर भी किया उसका। लेकिन एक बात है जो किसी ने नहीं कही, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, मज़ा आ जाता है सुन के। और बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कोशिश करता हूँ मैं फेक करने की अपनी आवाज़, लेकिन अब क्या करें, जैसी है तो वैसे ही है। नहीं, सच में बहुत अच्छी है, मतलब आनंद आ जाता है सुनने टाइम। और दूसरी चीज़ ये, मुझे जो पूछना है वो ये, मैं जिया मोहिद्दीन की नकल करता हूँ आवाज़ निकालने में। मैं सोचता हूँ कि काश मेरी आवाज़ जिया मोहिद्दीन जैसी होती, और मैं थोड़ा सा उनको मैं की कोशिश करता हूँ कि नकल कर पाऊँ थोड़ी बहुत उनकी। जीवन में उनकी नकल कर लिया तो सफल हो जाऊँगा, ये मैं मानता हूँ। और मुझे ये पूछना है कि ये नई वाली हिंदी क्या है? मुझसे भी जब मैं कहती हूँ कि मुझे आपको दिव्य प्रकाश को पढ़ना चाहिए, तो लोग वो नई वाली हिंदी के बेस्ट सेलर हैं, तो मुझे भी बताना चाहिए ना उनको कि नई वाली हिंदी क्या है। इस सवाल का कई बार हम लोग जवाब दे चुके हैं। मतलब एक नई वाली हिंदी
इतनी तरीके से मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अब नया कुछ क्या बचा है उसमें बताने के लिए। देखिए, ये ऐसे समझिए कि कोई 45 साल का एक आदमी है, उसको अपने 20 साल के बच्चे से दोस्ती करनी है, तो वो जब दोस्ती के हाथ बढ़ाएगा, वो बात की तरीके से नहीं, एक दोस्त की तरीके से उसकी तरफ, अपने बेटे या बेटी की तरफ बढ़ेगा, तो थोड़ा सा वो अपनी जगह से खिसकेगा। और जब दोस्ती आप थोड़ा उसकी दुनिया में आएंगे, वो समझेंगे उसकी इनसिक्योरिटी क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, और तब आप वो थोड़ा बदलेंगे। तो हम लोग जब नई वाली हिंदी की बात करते हैं तो हम एक तरीके से ये बात करते हैं कि एक नए विश्वास की बात करते हैं कि हाँ, मेट्रो में लेके मैं हिंदी किताब पढ़ूंगा, मैं फ्लाइट में लेके हिंदी किताब जाऊंगा, जिसको जो समझना है समझे, और मैं ऐसा ही हूँ। तो इस विश्वास की बात करते हैं। ये विश्वास ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा है। ये विश्वास कई बार क्या होता है ना कि आप 3 बार जब 0 पे आउट हो जाते हैं ना, तो चौथी बार जब बैटिंग करने जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि अरे नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, तो थोड़ा संभल के खेलूंगा। तो हम बस वो इस विश्वास को, हिंदी को दोबारा देने की एक कोशिश है नई वाली हिंदी की, जहाँ पे हम जो नई जनरेशन है वो किताब को शो ऑफ करे, पढ़े, समझे, हमसे मुश्किल सवाल पूछे और आगे बढ़े उसको लेके। वो जब बताएं, जब वो बातें करें कि हमने, जैसे जो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि एक मेरे अब तो दोस्त हैं, वो जब यूपीएससी में हिंदी से उन्होंने इंटरव्यू दिया, इनकम टैक्स में है भी वो, तो उन्होंने कुछ सवाल उनसे पूछा गया कि नई वाली हिंदी क्या है, और लगभग यही जवाब उन्होंने, बढ़िया बात है, किसी जवाब पे उनका सिलेक्शन भी हो गया ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि जैसे कि एक स्पेस, एक नई एक रेखा खींचे ना एकदम से, जो आज अगर आप बनारस में जाओगे या आप दिल्ली में जाओगे तो बहुत सारे जो 18-19 साल के बच्चे, जिसको हिंदी की जो पॉलिटिक्स है यहाँ की, उसके बियॉन्ड जाके जब वहाँ पे बोलता है ना कि मुझे नई वाली हिंदी की किताबें चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि नई वाली हिंदी में जो लिखा जा रहा है वो पहले वाली हिंदी में नहीं था, उसमें कोई भाषा में कोई फ़र्क थोड़ी ना किया हमने, वही चीज़ वैसे की वैसे ही है, लेकिन ये विश्वास नया है। तो ये जो विश्वास है, बस यही है नई वाली हिंदी, कि अब एकदम से रानी लक्ष्मीबाई की तरीके से हम अब अपनी धूल झाड़ के खड़े हो गए हैं कि अब हम ये उसको जो एक थोड़ा सा मिसप्लेस थी जगह, वो दिलवा करेंगे। और ये मिसप्लेस होने का मतलब नहीं है कि हम अंग्रेजी से सुपरसीड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आज से 5 साल 6 साल पहले जब मैं एटेडिक्स में बोल गया था, तो एक बहुत ही गलत बात मैंने बोली थी, जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, कि मैंने उसमें एक लॉजिक दिया था कि पूरी दुनिया में इतने करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, तो 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली पढ़ी सुनने जाने वाली भाषा है, और इसलिए इसका वर्चस्व है। जो रुपए का जो नोट, पुराने वाले जो नोट होते थे, उसमें 2 भाषाओं का फॉन्ट साइज़ बड़ा होता है, इसलिए हिंदी बड़ी। ये एक्चुअली लॉजिक सही नहीं था। मुझे ऐसा आज की डेट में लगता है कि अगर कोई ऐसी भाषा है जो इस दुनिया में 15 लोग बोलते हैं, तो भी वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी की चाइनीज़, जितनी की हिंदी, जितनी की बांग्ला। लोगों से कोई भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती उसके, तो उस विश्वास से होती है। तो नई वाली हिंदी बस वही एक विश्वास है कि जहाँ पे अब ये कुछ नया कुछ हुआ, ये हलचल हुई। क्योंकि अगर आप देखोगे भाषा के टर्म में तो नीलोत्पल हो गए, सत्य हो गए, निखिल हो गया, आशीष है, सब लोग अलग तरीके का, अनु सिंह चौधरी हैं, सब लोग अलग लिख रहे हैं, हर किसी की भाषा मैच नहीं करेगी, लेकिन वो सब नई वाली हिंदी के अम्ब्रेला में, क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, अब पाठक के लिए ये लिखा जा रहा है, जहाँ पे जो बीच में क्रिटिक पे हम डिपेंडेंट नहीं है कि कोई हमारी आलोचना कर दे या कोई हमारा ये फलाने से हम एक अपना वो किताब में फ्लैप पे कवर पे लिखवा लें या हम अमिताभ बच्चन साहब से लॉन्च करा लें। इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम अमिताभ बच्चन से लॉन्च कराने का मतलब मेरा ये है कि जो भी हिंदी के स्टॉलवर्ड दिल्ली में है उनसे हम किताब लॉन्च करेंगे, हमारी किताब बड़ी हो जाएगी, वो हमारी किताब की तारीफ कर देंगे तो बड़ी हो जाएगी। हम लोगों ने कोई भी ये ट्रिक, ये कोई भी तरीका नहीं अपनाया ये लिखते हुए, इसको लाते हुए। तो ये यही है नई वाली हिंदी की, मतलब हमने कोई पुराने तरीक़ों को एक तरीके से धूल झाड़ के दोबारा बस खड़े होने की बात है, और यही है। मतलब इससे ज़्यादा मैं हर बार सोचता हूँ मैं नए तरीके से समझाऊंगा, तो कोशिश की है मैंने कि आज थोड़ा और नए तरीके से समझा पाऊँ ये बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्य प्रकाश, बहुत अच्छी तरह बताया। और मुझे ये भी लगता है ये जो नई उमंग है ये बहुत ही स्वाभाविक लेखन की उमंग है। ये जैसे तुमने कहा कि कौन लॉन्च कर रहा है या कौन समीक्षक उसको प्रमोट कर रहा है या किसने उसको टेक्स्ट बुक में लगा दिया, ये वो नहीं है। ये सचमुच पाठक से जुड़ने वाली हिंदी है, जहाँ पाठक ने अपने लेखक को ऊपर उठाया है और उसे पहचान दी है, और लेखक ऑब्वियसली इतना स्वाभाविक और इतनी अच्छी तरह लिख पा रहा है कि वो पाठक से सीधा जुड़ पा रहा है, जो कि किसी भी भाषा के साहित्य में हमेशा होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदी में बीच में कम से कम नहीं हो रहा था। समीर जी हमारे बीच में हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं।
समीर जी। हेलो दिव्य, कैसे हैं? मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं रेडियो प्लेबैक से बहुत देर से जुड़ा, अदरवाइज पहले मुलाकात हो जाती। लेकिन चलिए ठीक है। आपने जो इब्न बतूती का डिफाइन किया है, इब्न बतूती शब्द को, मैं उसी से बड़ा प्रभावित हो गया। और मैंने आपका कोई लेखन नहीं पढ़ा, हालांकि सजीव जी के कहने के कारण कई बार जो है आपका नाम मेरे नजरों के सामने से गुजरा। जितनी भी आपकी नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, वो उनके जो टाइटल्स थे वो इतने कैची थे कि लगता था कि इनको पढ़ लिया जाए, लेकिन किसी कारण से मौका नहीं मिला। कोशिश करूंगा भविष्य में कि इनको पढूं। दूसरे, और इब्न बतूती शब्द को जो आपने डिफाइन किया, जैसे मैंने पहले बोला, तो इसको जो आपने डिफाइन किया, पता नहीं आपने उसको नॉवेल में किया नहीं किया, लेकिन जो अभी आपने किया वो वास्तव में उस नॉवेल को पढ़ने के लिए एक ललक पैदा कर देता है, जो कि मुझे हो गई है। और जो आपने अपने बतूती का बताया कि माँ को लेकर के, कि वो वास्तव में हम उनको भगवान बना लेते हैं, इसमें मुझे अमीश त्रिपाठी का उनका शिवा ट्रायोलॉजी थी, उसका ध्यान आ गया कि अमीश ने जो लिखा हुआ है वो बड़े अच्छे से भगवान को एक इंसान के रूप में बताया। जब उनका पार्वती से प्रेम होता है, पार्वती को पहली बार देखते हैं तो उनको पसीना भी आता है, सब कुछ होता है, तो वो एक जो नेचुरल चीजें हैं वो उन्होंने बताई। तो मैं आशा करता हूं कि शायद वैसा ही कुछ आपने माँ के लिए सोचा होगा। और सबसे अच्छी चीज मुझे इसने जोड़ा हुआ है आपकी बात ने, ये क्योंकि मैं भी कभी कभी ऐसा सोचा करता था कि मेरी माँ कैसी रही होंगी। जब मम्मी मुझे मेरी उस वक्त के किस्से सुनाया करती हैं, अपने स्कूल टाइम के, अपने कॉलेज टाइम के, तो वो मुझे सारी चीजें, हाँ, प्रेम एक अलहदा चीज है जो शायद हमारे घरों में जो टेबूज हैं उसके कारण हम वो डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। और वास्तव में इस उम्र में जाकर के माँ को शायद हम उसी टेबू के कारण ही बर्दाश्त ना कर पाए कि उनका कोई प्रेम प्रसंग रहा हो या ये, जबकि ये सब नॉर्मल चीजें हैं। ये बहुत जमाने पहले से जब हमने शंकर पार्वती का किस्सा पढ़ा तब से लेके और आज तक चलती चली आ रही हैं और हमेशा चलती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। लेकिन इसको आपने जो लेखनी में उतार करके किया है, ये वास्तव में बहुत चैलेंजिंग और बहुत डेयरिंग काम था जो आपने किया है। और मुझे लगता है इससे जो नई पीढ़ी है या नई पीढ़ी के साथ साथ जो पुरानी पीढ़ी है, जो लोग बागों में आपसी में झिझक है, मर्यादा एक अलग चीज है, लेकिन जो झिझक है वो जो चीज है वो शायद तोड़ने का प्रयास करेगी। और अपने माँ बाप से वो लोग बड़े दोस्ताना तरीके से पेश आएंगे, उनके किस्से सुनेंगे, जो कि शायद वो माँ, वो पिता जो अपने दैनंदिन उसमें फंसे हुए हैं और उससे सोच नहीं पा रहे हैं। कभी माँ को सब्जी बनाते वक्त याद आती होगी कि चलो उन्होंने कॉलेज को कैसे बंक किया था, या दोस्तों के साथ कैसी मस्ती की थी, या जो भी सारी चीजें हैं, और उनको वो बच्चों के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे वास्तव में उतना खुल के नहीं आ पा रहे हैं। तो शायद आपके इस नॉवेल को पढ़ने से वो चीजें आएंगी और ऐसे ही आप समाज को आगे और टेबूज को अलग करेंगे, ये मेरी आशा है। थोड़ा सा मैं समसामयिक विषयों पर कहा है, तो आपका एक वर्जन बिल्कुल सही है कि हर लेखक की एक आइडेंटिटी होती है कि वो कैसे लिखता है। लेकिन दूसरी एक और चीज है जो मैं जानता हूं, उसमें ये है कि हम ये कहते हैं साहित्य समाज का आईना होता है। मैं प्रेमचंद को जब पढ़ता हूं, और आज भी मैं लोग बागों से कहता हूं, जब भी मेरे इंटरव्यूज होते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इतिहास को सही जानना है, लोग जरूर आज कहते हैं कि इतिहास गलत लिखा गया, ऐसा लिखा गया, वैसा लिखा गया, तो आप उस जमाने के साहित्य को पढ़िए, उस जमाने की कहानियों को पढ़िए। आप अगर प्रेमचंद जी को उठाएंगे, जयशंकर प्रसाद को उठाएंगे, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को उठाएंगे, तो आज जो ये 100 साल पहले साहित्य लिखा गया है, उसमें से आपको उस वक्त की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा कि ये चीज है। तो वो लोग उस जमाने की चीज को लिखकर भी आज जिंदा हैं। तो मैं थोड़ा सा इनकरेज आपको ये करूंगा कि आप समसामयिक के लिए, आपने कहा ना कि वो शायद अखबार की तरह खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपने नॉवेल्स में ये चीज डालेंगे तो जो कल आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब किसी को रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि जो किसान मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, आप आज नहीं लिखें। बेशक आपको जब भी लिखना चाहिए जब आप उस मुद्दे को सही तरीके से समझ लें और उसकी जो सच्चाई है, क्योंकि भविष्य में वो जो आप लिखेंगे वो एक रेफरेंस होगा जो सही गलत का निर्णय करेगा। तो वो सत्य आपकी नजरों से आज से 200 साल या 100 साल बाद देखा जाएगा। तो आप उस पर पूरी वर्किंग करें, लेकिन उसको आउटराइटली शायद छोड़ देना
थोड़ा सा आगे की जनरेशन जो कि सत्य को आज के जमाने से जानना चाहती है, उसके लिए उसके साथ इनजस्टिस करना होगा। नहीं, बहुत धन्यवाद समीर जी, आपने इतने अच्छे से ये बात रखी। इनफैक्ट देखिए, जब बोलता हूँ कि समसामयिक मुद्दे पे मैं नहीं लिखना चाहता, इसका मतलब है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं लिखना चाहता। अगर आप मेरी पहली किताब से लेके आखिरी किताब तक जो अभी आई है और जो अगले महीने आने वाली है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कोई सोसाइटी का मुद्दा उसमें काफ़ी डीप रूटेड है। चाहे वो सिंगल मदर की बात मैं 2014 में कर रहा था, अब जाके वो बहुत प्रिवेलिंग है सोसाइटी में, और तमाम ऐसी चीज़ें उसमें। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रेमचंद जी अपने समय को लिख रहे थे, हम सारे लोग अपने समय को ही लिखते हैं। लेकिन मुझे समस्या बस एक चीज़ से है कि आज मैं एक न्यूज़ आइटम की एक हेडलाइन देखता हूँ और मैं उस पर अपना रिएक्शन देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप रिएक्शन देते हैं तो आप 6 महीने बाद ही अपने एक शैलो वर्जन को देखते हैं उस रिएक्शन में, और रिएक्शन कभी भी नहीं देना चाहिए। मेरे को लगता है रिस्पॉन्ड करना चाहिए चीज़ों पे, और मेरा अप्रोच लिटरेचर पे अभी तक यही रहा है कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ, रिएक्ट ना करूँ। और इस वजह से चाहे कितना भी जैसे बहुत लोग, मैं रोज़ ट्रोल भी करते हैं, रोज़ होता है, लेकिन मैं फिर भी वो नहीं देता, क्योंकि मुझे ये पता है ना कि मैं किस रास्ते पे हूँ और किस जर्नी पे मैं जा रहा हूँ। और मैं इसीलिए इनकरेज करता हूँ कि जो बहुत सारे राइटर जो केवल रिएक्शन दे रहे हैं मेरे साथ के, उनको भी ये बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उस पर थोड़ा डीप काम करना चाहिए, रिएक्शन नहीं देना चाहिए कभी भी। अगर आप डीप काम करेंगे तो शायद आप 4 लोगों को बदल लें, लेकिन अगर आप केवल रिएक्शन देंगे तो आप जो दूसरा रिएक्शन दे रहा है, जिसके रिएक्शन में आपने रिएक्शन दिया है, आप उसकी थॉट प्रोसेस को और मजबूती करेंगे। तो सारी डिबेट अनफॉर्चुनेटली जैसे दिस वर्सेस दैट की है, या तो आप इधर है नहीं तो आप उधर है। जैसे एक बड़ी सही बात जो मुझे याद आ रही है कि मैं राही मासूम रजा साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसी जगह से आता हूँ जहाँ के वो हैं, गाज़ीपुर। और उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान में केवल एक ही आदमी माइनॉरिटी है, एक ही माइनॉरिटी है, और वो है हिंदुस्तानी आदमी की। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत हैं, हिंदुस्तानी आदमी सबसे कम है। और मैं उस बात से पूरी तरीके से मुतासिर हूँ कि जो हिंदुस्तानी वाली बात है उसके लिए थोड़ा आपको रुकना भी पड़ेगा और समझने के लिए कि उसका क्या था। जैसे जब इब्न बतूती में मंडल कमीशन जब लिख रहा था, तो मंडल कमीशन को जब आए लगभग 29 साल हो गए, 30 साल हो गए, तब मैं उस घटना को थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। तो मेरा बस ये है कि मैं थोड़ा इस मामले में शायद मैं स्लो हूँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल सही लगती है कि हम सारे लोगों को अपना समय लिखना चाहिए, और हम अपने तरीके से वो सारे लोग उस समय को लिखने, ईमानदारी से लिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं विद इन दैट लिमिटेड, क्योंकि एक हमारे टैलेंट की एक लिमिट है ना, उस लिमिट को तो क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो कोशिश पूरी है, और मैं आगे भी इस बात का ध्यान रखूं कि वो और स्ट्रांगली अंडरलाइन हो ये बातें जो मैं करता हूँ उसमें। कंप्लीटली एग्री विथ यू दिव्या। मतलब आपने जो मंडल कमीशन के ऊपर इस किताब में भी चर्चा करी है, उसमें भी हम दोनों पक्ष देख सकते हैं। आपने दोनों पक्षों को बहुत क्लियरली मेंशन किया है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई, कि आप उस चीज को पूरी तरह समझते हैं और उससे जुड़े हुए जितने पक्ष हैं उन सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। देख, बेसिकली जो राइटर होता है उसका काम यही होता है कि वो समाज का आईना दिखा दे, बाकी तो समाज ही डिसाइड करेगा ना कि क्या उसे किस दिशा में जाना है, क्या करना है। हाँ, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो हम सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हैं, वो त्वरित रिएक्शन अगर देते हैं तो वो हमारी सोच होती है। लेकिन अगर उसको हम सोच के, समझ के, और उसको बहुत पर्याप्त समय दे करके और उसका निचोड़ निकाल करके अगर उसको लिखते हैं, तो डेफिनेटली वो समाज का ही आईना होती है। मैं बिल्कुल आपसे इससे इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमसे जुड़े और अभी भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू समीर जी, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। दिव्य प्रकाश, मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। हम भारतीय ऐतिहासिक रूप से या कल्चरल रूप से एक राष्ट्र के रूप में हम लोग बहुत ही इमोशनल लोग हैं, भावुक लोग हैं, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, होश से ज्यादा जोश की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक लेखक में जो मैच्योरिटी की तुमने बात की कि विषय को पूरी तरह समझना और फिर तसल्ली के साथ उसको रिस्पॉन्ड करना जहां स्वाभाविक रूप से वो आए, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और मुझे लगता है शायद नई वाली हिंदी की एक ये भी विशेषता हो और इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही हो। अभी समय बहुत बीत रहा है दिव्य, हमने आपका बहुत समय लिया, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अभी भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो अनूप, अवंतिका और अभिव्यक्ति, आई थिंक आप तीनों ने अभी तक कोई बात नहीं किया, लेकिन अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो क्विकली हम लोग आपके प्रश्नों को ले सकते हैं और उसके बाद हम कार्यक्रम के समापन की ओर जाएंगे। हालांकि बंद तो कोई नहीं करना चाहता, दिव्य प्रकाश की आवाज़ इतनी अच्छी है
वो जो बातें कर रहे हैं सच में मैं पहली बार नहीं, मुखातिब हूँ। इससे पहले तो सिर्फ आवाज़ पे ही सुना था या पढ़ा था, लेकिन सचमुच एक इतने सरल हृदय व्यक्ति से बात करना बहुत बहुत खुशी की बात है। नहीं, बहुत धन्यवाद। और मेरे को भी बस एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, मेरे को निकलना है एक जगह, तो फिर हम लोग करते हैं। जी अवंतिका, अगर आप शॉर्ट रखें और जल्दी से अपनी बात पूरी करें तो प्लीज गो अहेड। सबसे पहले तो रेडियो प्लेबैक इंडिया का शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया कि हम इतनी आसानी से सर से बात कर पा रहे हैं। और अब मैं सीधे आती हूँ दिव्य जी के पास। सर ग्रीटिंग्स होती रहेंगी, आप भी जल्दी में, मैं भी। तो सबसे पहले अक्टूबर जंक्शन के लिए बहुत शुक्रिया, उसको लिखने के लिए। वो किताब मेरे लिए एक गाइड की तरह काम कर रही है। मैं अपनी पहली किताब लिखना शुरू कर रही हूँ, जिसकी इंस्पिरेशन मुझे इब्ने बतूती सुनते वक्त, मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, पर मेरे को लगता है कि मैंने जब से उनको खोया है उसके बाद से ज्यादा पाया है। तो वो जो चीजें हैं वो मेरी किताब में होंगी। और बस मेरे को बहुत कुछ बोलना है, पर आई एम जस्ट नर्वस। नहीं, ऑल द बेस्ट। आप किताब लिखिए, और अगर आप अक्टूबर जंक्शन पढ़ के अपनी किताब लिख रही हैं तो मुझे आपके साथ पूरी सहानुभूति है कि पता नहीं आप क्या ही लिख पाएंगी, लेकिन ये है कि आप किताब पूरी करें। देखिए किताब आपने, मैं बार बार यही बोलता हूँ जो भी मुझे मिलता है कि किताब शुरू करना सबसे आसान काम है। किताब शुरू करना सिगरेट छोड़ने जैसा आसान काम है। सिगरेट छोड़ बहुत लोग देते हैं, बहुत आसानी से छोड़ते हैं, लेकिन दोबारा पकड़ भी उससे ज़्यादा लोग लेते हैं। तो वो जो किताब आप शुरू करें तो उसको ख़त्म करें, एक समय बना लें कि अगले 3 महीने 6 महीने में मुझे ख़त्म करनी है, चाहे वो ख़राब ड्राफ्ट करें। जैसे एक बड़ी सही बात रोशन अब्बास साहब से जब भी मैं मिलता हूँ, एक बड़ी अच्छी बात वो बोलते हैं, हम लोग होता क्या जब शुरुआत कर रहे होते हैं राइटिंग, तो हम सोचते हैं हम तो मुगले आज़म बना रहे हैं, ठीक है ना, और उस मुगले आज़म के इंतज़ार में हम अपने को इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नहीं हम तो मुगले आज़म ही बनाएंगे। तो रोशन साहब बड़ा सही चीज़ बोलते हैं कि यार तुम आज़म ही बना लो 10-15, उसमें से एक अपने आप मुगले आज़म हो जाएगा। तो आप शुरू कर रहे हैं तो आप लिखें और उसको पूरा करें और बताएं कि आपने किताब लिख ली है। बहुत इंतज़ार रहेगा आपकी किताब का। जी सर, और आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपने बहुत कुछ नॉलेज दे रखी है। कल ही मैं आपका एक वीडियो देख रही थी, किताब कैसे पब्लिश करें, हालांकि उसमें एक पूरा बहुत सारे सवालों का जवाब है, वो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। और एक चीज़ और, जो मुकुल जी ने एक सवाल किया था कि नई हिंदी क्या है, तो मैं 22 साल उम्र है मेरी, तो वो 22 साल का जो आंसर है वो ये है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दे सकती हूँ। ज़रूर। तो मेरे लिए नई हिंदी वही भाषा है जो नई पीढ़ी को बुला के कहे कि और दोस्त कैसे हो, सब ठीक है ना, मतलब सब ठीक है। तो ये कंफर्ट लेवल जब भाषा दे देती है तो वो नई हिंदी हो जाती है। आई थिंक कोई भी भाषा बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा जवाब है। मैं अगले इंटरव्यू में इसको यूज़ करूँगा। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, ये बहुत ही अच्छा, बहुत धन्यवाद अवंतिका इतने अच्छे से उसको समराइज करने के लिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू अवंतिका। दिव्य प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से। और हमें उम्मीद है हम आपसे फिर मिलेंगे। इनफैक्ट हम लोग एक रैपिड क्वेश्चन राउंड रखने की इच्छा रखते थे, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास भी समय की कमी है और कार्यक्रम पहले से ही थोड़ा आगे चल चुका है। तो मैं भी अगली बार एक और मुलाकात। नहीं ज़रूर, और जल्द आते हैं सर, अगले महीने फिर किताब आ रही है, फिर कभी मिल, सब लोग पढ़ लें। सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्ते। Radio Playback India.